Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Upscale. Today we will discuss about the types of persons around us. अक्सर हमें vocab लर्न करने में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम उनको रिलेट नहीं कर पाते हैं और रिवाइज नहीं कर पाते हैं। बट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी पर्सनल क्वालिटीज जिनको आप आसानी से याद कर पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखिए, पहली क्वालिटी जो आपके आसपास किसी न किसी में ज़रूर होगी और वो है कंजूसी। देखिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो पैसा खर्च करने में सबसे ज़्यादा आनाकानी करता है, राइट। कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर होगा जो आपके साथ सारी ट्रीट्स में शामिल रहता है, आपके साथ हर पार्टी में जाता है, लेकिन जब भी बिल पे करने की बात आती है तो या तो उसको टॉयलेट आ जाती है या उसकी कॉल आ जाती है या फिर वो कहता है कि भाई अगली बार मैं पक्का पे करूंगा पर इस बार तुम पे कर दो। तो ऐसे फ्रेंड को, ऐसी टाइप ऑफ पर्सनालिटी को हम कहते हैं माइजर। हिंदी में कहते हैं कंजूस और उस कंजूस को इंग्लिश में कहा जाता है माइजर। देखिए, हम यहाँ पर जो भी वर्ड डिस्कस करेंगे तो उस वर्ड का एक सिंपल इंग्लिश टर्म पहले से रख लेंगे जिससे आपको रिलेट करने में आसानी हो और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आसानी से आप उससे रिलेट करके याद कर पाए। तो देखिए, जैसे मैंने पहला वर्ड बताया माइजर, राइट। तो माइजर बोलते हैं कंजूस को। अब इसके सिनोनिम्स पर आते हैं। देखिए, सिनोनिम्स में जो इजी सिनोनिम्स है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है चीप स्टेक। देखिए, चीप चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। सस्ते के पीछे कौन भागता है? सस्ते के पीछे दो लोग भागते हैं। एक तो वो जिनके पास पैसा नहीं है, राइट, पर उनके बारे में डिस्कस करना नहीं है। अभी हमको डिस्कस उसके बारे में करना है जो दूसरा टाइप है, जो कि सस्ती चीजों के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि पैसा खर्च करने में उसकी जान निकलती है, और इसी को हम कहते हैं कंजूस। तो चीप स्टेक, जो सस्ती चीजों के पीछे भागे, जिसको सस्ती चीजें पसंद हो पैसा होने के बावजूद, उसको क्या बोलते हैं? कंजूस या माइजर। दूसरा वर्ड आता है, देखिए, स्क्रूज। स्क्रूज, ये कार्टून देखिए, यहां पर ये कार्टून देखिए। तो आज से कई साल पहले एक कार्टून आता था, हो सकता है अभी भी आता हो, उसको हम कहते थे डक टेल्स। देखा होगा सभी ने डक टेल्स। और डक टेल्स में एक थे भाई साहब डोनाल्ड डक, और उनके चाचा जी थे जिनकी फोटो ये लगा रखी है मैंने। तो ये जो चाचा जी थे इनका नाम था स्क्रूज, और इनकी क्वालिटी ये थी कि इनके पास पैसा बहुत सारा था पर फिर भी पैसा खर्च करने में इनको बहुत आनाकानी होती थी। इनके जो भतीजे थे उनको कभी भाई साहब पैसा नहीं देते थे क्योंकि बहुत ज्यादा कंजूस थे और हमेशा ये पैसे के पीछे भागते रहते थे। इनका नाम ही था अंकल स्क्रूज। तो अगर जो आपके सामने कभी भी ये वर्ड आए स्क्रूज, तो आप हमेशा अंकल स्क्रूज को याद कीजिएगा और समझ लीजिएगा कि जैसे अंकल स्क्रूज कंजूस थे वैसे ही स्क्रूज माइजर का सिनोनिम है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड आते हैं। देखो, मिस एंथ्रोपिस्ट पर। मिस का मतलब होता है डिसलाइक करना, ठीक है, और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, कह लीजिए कि जो परोपकार करना ना पसंद करता हो, राइट। तो ऐसे लोग जो परोपकार करना नहीं पसंद करते हैं, और परोपकार का मतलब क्या होता है? यहां पर परोपकार का मतलब फाइनेंशियली किया जा रहा है। स्पेशली जो लोग दूसरों की भलाई के लिए पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते हैं उनको मिसएंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल टर्म्स में इनको हम कंजूस भी कह सकते हैं। चौथा वर्ड जो आता है, देखो, ये आता है निगर्ड। देखिए, मिसएंथ्रोपिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड नीचे दिया हुआ है, ये आपको बहुत बार रिवाइज करने को मिलेगा क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और नॉर्मल इंग्लिश में भी ये बहुत बार आपके सामने आएगा। पर ये से निगर्ड वर्ड है, ये निगर्ड आप देखिए। तो निगर्ड वर्ड इतना कॉमन नहीं है और इतनी कॉमनली कोई यूज़ नहीं करता है, नॉर्मल यूजेज में नहीं आता है। तो आपको करना क्या है कि आपका वो दोस्त या वो रिलेटिव जो सबसे ज़्यादा कंजूस है उसके नाम के आगे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर के आपको निगर्ड लिख देना है, ठीक है। अगर आपको निगर्ड नहीं याद हो रहा तो उसके ब्रैकेट में कंजूस भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आपको ये वोकैब हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जब भी आप उस बंदे की डीपी व्हाट्सएप पर देखोगे या उसको कॉल करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये बंदा निगर्ड है। निगर्ड मतलब कंजूस है। आते हैं एंटोनिम्स की तरफ। अब देखिए, इसके एंटोनिम्स क्या हैं। जो लोग कंजूस होते हैं उनका एंटोनिम क्या होगा? जो पैसा खर्च करने में बिल्कुल ना सोचे। तो इसमें पहला वर्ड दिया हुआ है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब वो होता है जिसको पैसा खर्च करने की आदत हो, लत हो, उसको हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। तो स्पेंडिंग कौन करेगा? स्पेंडिंग स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड कौन करता है? इसके पास पैसा होता है। तो अगर कोई स्पेंड थ्रिफ्ट है इसका मतलब कि वो कंजूस नहीं है, वो पैसा ठीक ठाक ढंग से जब चाहता है, जितना चाहता है उतना खर्च कर लेता है।
दूसरा वर्ड आता है देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट। अभी हमने बात की थी एक वर्ड की, उसका नाम था मिसैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अब मिसैंथ्रोपिस्ट का उल्टा होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है टू लाइक, फिल का मतलब होता है लाइक करना, लव करना, ठीक है, अडोर करना। तो अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है, और एंथ्रोवर्ड जहां पर भी आता है वहां पर समाज समझ लीजिएगा, सोसाइटी। तो सोसाइटी को जो लाइक करेगा और सोसाइटी के भले के लिए जो पैसे खर्च करेगा, उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। हिंदी में इनको कहते हैं परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है परोपकारी, जो दूसरों के ऊपर परोपकार करने के लिए पैसे खर्च करता है। राइट। अब देखिए थर्ड वर्ड क्या आता है, स्पेंडर। स्पेंडर देखिए एक मार्केट चेन है, उसका नाम है स्पेंसर्स। तो स्पेंसर्स में कौन जाता है, स्पेंडर्स जाते हैं, जो स्पेंड करते हैं, जिनके पास पैसा है स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो अगर कोई खर्चीला है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंजूस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, हमने कंजूस को डिस्कस किया। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है उसको हम कहते हैं पेटू या भुक्कड़। देखिए ये वर्ड तो ऐसा है जो जरूर आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा, हो सकता है आप खुद ही ऐसे हो। तो पेटू की क्वालिटी क्या होती है, देखिए दो तीन बातें होती हैं खाने से रिलेटेड। एक तो ये होता है जिसको खाना बहुत पसंद होता है, जिसको खाना बहुत टेस्टी खाना ही पसंद है, वो अलग क्वालिटी हो गई। एक वो होता है कि जिसने बहुत देर से खाना नहीं खाया है तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, एक वो क्वालिटी हो गई। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक कोई ना कोई इंडिविजुअल आपके आसपास ऐसा जरूर होगा जो खाना खाने बैठता है तो बहुत सारा खाना खाता है। खाना खाता है एक्चुअली ठूसता है, जिसे कहते हैं ना गले तक भर लेता है एकदम, उसे हम कहते हैं पेटू या भुक्कड़ या ग्लटन। जिसको हमेशा ही भूख लगती रहती है, उसको कभी भी कुछ भी दे दो वो खा लेगा, अपना भी खा लेगा दूसरे को भी खा लेगा। घर में एक ना एक भाई ऐसा जरूर होता है, जब समोसे आते हैं तो अपना सबसे पहले खत्म कर लेता है और बाद में दूसरों के प्लेट पर नजर गड़ाता है कि अब इनका भी थोड़ा मार लिया जाए हिस्सा। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, पेटू। तो अब इसके लिए एक वर्ड इंग्लिश का जो दिया हुआ है मैंने पहले, उसको देखिए, उसको हम कहते हैं ग्लटन। ग्लटन का मतलब क्या है, जो पेटू हो, ठीक है, ठूस कर खाना खाए, उसको हम कहते हैं ग्लटन। तो ये ग्लटन वर्ड कॉमन है, इसको आप अच्छे से कहीं लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। एक वर्ड तो आपको पर्टिकुलर हिंदी वर्ड के लिए आना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स भी देखिए याद करने बहुत आसान है। पहला वर्ड जो मैंने दिया है इसे कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेलिंग देखिए GOURMAND, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को आप रिलेट कीजिए गवर्नमेंट से, GOVT से। सरकार, सरकार किसकी भूखी होती है, सत्ता की भूखी होती है, कितनी भी सत्ता मिल जाए लेकिन उसका पेट कभी भरता नहीं है। ऐसा ही होता है पेटू या भुक्कड़, ऐसे ही होता है गवर्नमेंट, इसको कितना भी खाना दे दो इसका पेट नहीं भरता है, इसको हमेशा भूख लगी रहती है। तो इस वर्ड को आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा वर्ड देखिएगा आता है इडेशियस। इडेशियस वर्ड, तो इडेशियस में क्या करना है, इसको भी याद करने की सिंपल ट्रिक है, जहां पर डी दिया वहां पर आप टी कर लीजिए, राइट डाउन टी इन प्लेस ऑफ डी। तो डी की जगह अगर टी लगा दोगे तो ये वर्ड बन जाएगा इटैशियस, और इटैशियस जैसे ही बनेगा तो आपको ईट वर्ड कॉमन याद हो जाएगा। तो अगर कोई चीज इटैशियस है इसका मतलब कि वो खाने में बहुत ज्यादा माहिर है, उसको खाना बहुत ज्यादा खाना पसंद है। ऐसे करके ये दो वर्ड्स आपको याद हो सकते हैं। तीसरा वर्ड जो आता है दैट इज वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब भी बहुत क्या होता है, जो बहुत ज्यादा खाना खाता। अब एक्चुअली जो मैंने आपको इसके पहले वाले टर्म में बात बताई थी कि ये वाला वर्ड आप चाहें तो अपने किसी भुक्कड़ दोस्त के आगे टर्म ये लिख सकते हैं। अगर आपके दो दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा पेटू हैं, भुक्कड़ हैं, आपके रिलेटिव में हैं, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक के सामने आप ग्लटन लिख लीजिए और दूसरे के सामने आप वोरेशियस लिख दीजिए। और इडेशियस और गवर्नमेंट, चूंकि मैंने आपको इनका ट्रिक बताया तो ये आपको भूलेंगे नहीं, ये आपको हमेशा याद रखेंगे रहेंगे। एक चीज और भी होती है कि जब भी आप वोकैब लर्न करते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि सारी वोकैब आपके दिमाग में एकदम फिक्स्ड हो जाए, आपको एकदम अच्छे से आप मग कर लें, हमेशा हमेशा याद रहे, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। हर किसी को वोकैब टाइम टाइम पर भूल जाती है, रिवाइज करनी पड़ती है, राइट। लेकिन वोकैब का मीनिंग क्या है, अगर मीनिंग आपको याद है तो किसी भी एग्जाम में ऐसा आपसे कभी नहीं बोला जाता कि एक वर्ड दे देगा, बोलेगा कि इसके 5 सिनोनिम लिखो, लिखने को नहीं आता है। हमेशा आपसे ये पूछता है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, या इस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम कौन सा वर्ड नहीं है। तो उसमें अगर वर्ड्स को ब्रेक करके या उनका जो ट्रिक बताई गई थी, जो लिंक बताया गया था, उसको अगर आप रिलेट कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और जैसे ही अपने फ्रेंड्स को आप ये अलग अलग तरह के नाम दोगे ना, तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं और रोज रिवाइज करेंगे, ना चाहते हुए भी ये रिवाइज हो जाएंगे। अगर कोई बुआ जी फूफा जी अभी कंजूस हैं,
या कोई भाई बहन बुक्कड़ है या दोस्त बहुत बुक्कड़ है या कोई पड़ोसी बुक्कड़ है, वो जैसे ही आपकी नज़रों के सामने आएगा तो आपने उसको जो भी नाम दे रखा है, गवर्नमेंट, वोरेशियस, इडेशियस, ग्लटन, वो तुरंत रिवीजन में आ जाएगा। ओके, तो अभी हम आते हैं इसके एंटोनिम्स पर। देखिए जो पेटू है, पेटू कौन होता है? इसका पेट हमेशा खाली रहता है, तो जिसका पेट हमेशा भरा रहेगा वो क्या है? फुल। इफ somebody इज फुल, इसका मतलब क्या है कि उसको भूख नहीं लगी है, थोड़ा सा खाना खा लेगा, इट्स ओके, जितना न्यूट्रिशन चाहिए उससे मिल जाएगा। दूसरा है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। आगे देखिए दिया हुआ वर्ड सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब है सेटिस्फाइड। तो अगर कोई सेटिस्फाइड है, यहां पर सेटिस्फैक्शन फूड के लेवल्स में बात की जा रही है, फूड के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। सो इफ समबडी इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब कि वो पेटू या भुक्कड़ नहीं है। अगला वर्ड देखो दिया हुआ है सैटिएटेड। इस बात बहुत अच्छे से इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, सैटिएटेड, राइट। सैटिएटेड, घर में किसी ना किसी की ऐसी बहन जरूर होती है या मम्मी ऐसी जरूर होती है जो बहुत कम खाना खाते हैं, वो चिड़िया की तरह खाना चुगते हैं, राइट। तो उनके साथ में क्या होता है कि उनको बहुत कम खाना खाना है, सिर्फ जीने के लिए खाना खाते हैं, दे आर वेरी सैटिएटेड। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बाहर पार्टीज में आते हैं लेकिन खाना नहीं खाते हैं। हालांकि लड़कों को ये बात सुनकर के हार्ट अटैक आ जाएगा कि आप शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं और आप बिना खाना खाए वापस आ जा रहे हैं, ये तो एकदम इम्पॉसिबल बात है। बॉयज तो ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा एब्स्टिनेंट टाइप का पर्सन है, बहुत परहेजी किस्म का इंसान है, तो अलग बात है। तो सैटिएटेड, जब भी आप हंगर की बात करेंगे, जब भी आप भूख की बात करेंगे तो क्या होता है? सैटिएशन होता है। लेकिन अगर अगर आप थर्स्ट की बात करते हैं, थर्स्ट मतलब प्यास की बात करते हैं कि आप प्यासे हैं, तो प्यासा जब भी होता है तो प्यास बुझाने को वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्वेंच, QUENCH, क्वेंच। ठीक है, अगर आप अपनी प्यास बुझाएंगे तो स्टेटमेंट दिया जाएगा क्वेंच योर थर्स्ट, राइट। लेकिन अगर आप अपनी भूख मिटाएंगे तो क्या कहेंगे? सैटिएटेड। After eating delicious food, I felt extremली satiated. मेरा पेट अच्छे से भर गया, राइट। तो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो वी विल मूव टू द थर्ड वर्ड। तो तीसरा वर्ड आते हैं, देखिए ये भाई साहब, देखिए आलसी अकर्मण्यम। ठीक है, अब इसमें देखिए दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। जरूर ये तो वर्ड ऐसा है जो क्वालिटी लगभग लगभग हर किसी में होती है। इंडिया में 60-70% लोग इस क्वालिटी के हैं, ना चाहते हुए भी बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि वो आलसी हैं। तो अब उसमें आते हैं, देखिए आलसी की जब हम बात करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये देखिए भाई साहब बने हुए हैं, बिल्ली को देखिए, पता नहीं ये बिल्ली है कि बिलौटा है, जो भी है। तो ये भाई साहब कितनी आराम से सो रहे हैं, इन्होंने खाना पीना खा लिया, पेट भरा हुआ और मस्ती से चैन की नींद सो रहे हैं। दूसरा, इन भाई साहब की क्वालिटी देखिए। अब मोबाइल हाथ में चूंकि पकड़े पकड़े जनाब थक जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट टेबल के ऊपर जिसमें ग्लास लगा उस पर मोबाइल रख दिया और बहुत आराम से देखिए नीचे करके जुगाड़ बनाया इन्होंने। कितना बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं लेजी। आलसी इंसान के लिए सबसे अच्छा हिंदी का जो वर्ड है दैट इज लेजी। तो अब लेजी का जरा सा एंटोनिम और सिनोनिम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला सिनोनिम जो दिया हुआ दैट इज आइडल। आइडल को आप रिलेट कीजिए आइडल से, IDOL। IDOL, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, राइट। मूर्ति कैसी होती है? अपनी जगह पर फिक्स्ड रहती है, मूव नहीं करती है। तो जैसी आइडल है वैसे ही ये आइडल बंदा होता है, ये बिल्कुल मूव नहीं करता है, हिलता डुलता नहीं है, जहां पर पड़ा है वहीं पर पड़ा रहता है। दूसरा वर्ड आता है इंडोलेंट। देखो इंडोलेंट, इसमें DOL करके एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक गाना है तन डोले मेरा मन डोले, ठीक है। लेकिन ऐसा बंदा जिसका ना तन डोलता है ना मन डोलता है, कई बार मम्मी कहती है कि थोड़ा उठ के काम कर लिया करो, थोड़ा तो हिलो डुलो, थोड़ा कभी डोल लिया करो। तो ऐसा बंदा जो कभी ना डोले उसको हम कहते हैं इनडोलेंट। इनडोलेंट मतलब आलसी है, अकर्मण्य है, ये एक नंबर का मक्कार टाइप का इंसान है, ठीक है। तीसरा वर्ड देखिए, अभी स्लगिश छोड़ देते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आते हैं इनर्ट पर। अगर आप लोगों का साइंस का बैकग्राउंड है तो क्लास 11th-12th में या क्लास 10th में भी आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए थे। तो उन्हीं एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको हम कहते थे कि इनर्ट गैसेज हैं। याद होगा हीलियम, नियॉन, जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इनको कहते थे इनर्ट गैसेज या अक्रिय गैसें। तो इफ समथिंग इज इनर्ट, इसका मतलब है कि वो मूव नहीं कर रही है, राइट। इट इज लिथार्जिक, लेजी है, मूव नहीं कर रहा है। तो ये इनर्ट वर्ड जो है आप कैसे याद करेंगे? इसको आप पीरियोडिक टेबल के थ्रू याद कर लेंगे, इनर्ट गैसेस से। चौथा वर्ड देखिए आता है टॉर्पिड। ये देखिए बहुत अच्छा वर्ड है टॉर्पिड। टॉर्पिड एक्चुअली क्या होता है? एक
एक्वेटिक एनिमल होता है, उसका नाम होता है टॉर्पीडो। ध्यान से देखिएगा, टॉर्पीडो। और टॉर्पीडो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल शॉक्स जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिकल शॉक जनरेट करने से क्या होता है कि इसके सामने अगर कोई आ जाए तो इसके इलेक्ट्रिकल शॉक से वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता है, एकदम धराशायी हो जाता है। तो वहीं से ये वर्ड बन गया है टॉर्पिड। मतलब टॉर्पीडो के अटैक से जो एनिमल एकदम मूव नहीं कर पाता है, एकदम कह लीजिए कि पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो पैरालिसिस जिसको हो जाती है उसी को हम कहते हैं टॉर्पिड। तो ये जो टॉर्पिड वर्ड है ये टॉर्पीडो से आया है। जैसे टॉर्पिड अपनी इलेक्ट्रिकल शॉक से जिस पर भी अटैक करता है उसको एकदम बेहोश कर देता है, पैरालाइज कर देता है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब है आलसी। तो आप आसानी से याद कर पाएंगे टॉर्पीडो से। अगर एक बार गूगल पर जाकर के टॉर्पीडो की पिक्चर देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, हमेशा हमेशा के लिए ये बात याद हो जाएगी कि टॉर्पीड। तो टॉर्पिड जब भी वर्ड आएगा उसको आप टॉर्पीडो से याद करेंगे, राइट। तो अब देखिए आगे आते हैं एनर्वेटेड। एनर्वेटेड, ठीक है, एनर्वेटेड का मतलब सिंपल ये है, जैसे आप सिंपल से बात करें, अगर आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप कैसे हो जाते हैं, आप एकदम लूज हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, मूव वूव नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो एनर्वेटेड का मतलब है जिसका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी नर्व जो है वो सही से काम नहीं कर रही हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गया हो। कई बार लोग इसको एज एन एंटोनिम भी ले सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि एनर मतलब एनर्जी से रिलेटेड होगा ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अगर एनर्जी नहीं बची है बॉडी में, ठीक है, तो आप एनर्वेटेड फील कर रहे हैं। अगर एनर्जी बॉडी में नहीं बनी है तो आप एनर्वेटेड फील कर रहे हैं। पर यहां पर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। कई बार लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर एनर्जी है बॉडी में तब आप एनर्वेटेड फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वर्ड को कहीं लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी इफ़ यू आर एनर्वेटेड दैट मीन्स यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट इन योर बॉडी, ठीक है, एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एनर्जी वेटेड, मतलब एनर्जी का इंतजार हो रहा है। तो एनर्जी का इंतजार हो रहा है इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। ये देखिए, ये ट्रिक्स सिर्फ याद करने के लिए बताइए, इनका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि एनर्जी वेटेड ऐसे करके मत समझिएगा। मीनिंग हमेशा क्लियर रखिएगा कि क्या है। ट्रिक्स तो खाली इसलिए होती है कि आपको वर्ड याद हो जाए। अगला वर्ड देखिए, लेथार्जिक। लेथार्जी को आप कैसे याद करोगे, भाई ये लेट हैं, LET लिखा हुआ है, उसको आप ऐसे पढ़ोगे लेट है, या सब जगह लेट पहुंचते हैं। लेथार्जिक भाई साहब जो है ये सब जगह सबसे देरी से पहुंचते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक नंबर के आलसी हैं। तो इसमें कीवर्ड क्या आता है, आप लेट, ये लिया तो लेटे हुए हैं, ठीक है, LETH मतलब लेटे हैं या लेट पहुंचते हैं, ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आता है स्लगिश। स्लगिश, देखिए स्लगिश में LUGG दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप इससे रिलेट करो लगेज से। लगेज कैसा होता है, लगेज जहां पर रख दिया जाता है वहीं पर रखा रहता है, ठीक है। तो लगेज के जैसे हैं ये, कैसे हैं, आलसी हैं, जहां पर रख दिए जाते हैं वहीं रखे रहते हैं, ज्यादा मूव करने का इनका मन नहीं करता, काम धाम करने की इनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है। तो इस तरह से आप लेजी के सारे सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके एंटोनिम्स पर। देखिए, इफ समबडी इज एक्टिव, इसका मतलब है कि वो लेजी बिल्कुल नहीं है। तो लेजी का सबसे आसान एंटोनिम जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव। यहां दिया हुआ एनर्वेटेड, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्वेटेड का उल्टा क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। और फिर हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को हिंदी में कहते हैं उद्यमी, जो उद्यम करता है, जो मेहनत करता है। और इसको एक वर्ड और भी कह सकते हो आप, लेबोरियस। जैसे लेबर होता है ना, बड़ी मेहनत करता है, बड़ा मेहनती होता है, वो आलसी तो होता नहीं है। तो वर्ड, एक वर्ड आप और भी लिख सकते हो, लेबोरियस, LABORIOUS, LABORIOUS, लेबोरियस। सो फ्रेंड्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये मीनिंग समझ में आ रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। ये देखिए, ये नया वर्ड जो हमारा आता है भाई साहब है, भोले भाले मासूम जी हैं, बहुत भोले भाले और मासूम हैं। ध्यान से देखिए, इनको देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं देखने में। भैया जी ये ऐसे हस्बैंड हैं जो रोज अपनी बीवी से मार खाते हैं। दूसरा ये देखो, ये बहुत क्यूटी पाई, एकदम गुल्लू बुल्लू टाइप के बेबी हैं ये बेबी किस टाइप के हैं, एकदम गुल्लू बुल्लू टाइप के बेबी हैं। इनको थोड़ी देर के लिए इनकी मम्मी ने छूट दे दी कि बेटा जाओ थोड़ा सा हिल डुल लो, तो ये भाई साहब जाकर के मिट्टी खाने लगे हैं। देखिए इनके मुंह में कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मिट्टी जो होती है वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उसको खाना नहीं चाहिए। तो ये कैसे हैं, ये जो गोलू बोली बेबी हैं इनको हम बोलते हैं मिस्टर गलीबल, ठीक है। गोलू बोलू से याद कर लो, ये भाई साहब मिस्टर गलीबल हैं। गलीबल मतलब क्या होता है, बहुत भोला भाला, सीधा साधा, मासूम, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, जितना बता दो उतना समझ लेता है, ठीक है। हमारे यहाँ प्यार से ऐसे लोगों को बोलते हैं घोंचू,
या भोंदू या उल्लू या लल्लू, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। पर ये सारे स्लैंग वर्ड अच्छी बात नहीं है। तो सीधे साधे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड हैं जिनको यूज किया जाना चाहिए वो है भोला भाला या मासूम। तो और इसको इंग्लिश में कहेंगे गलीबल। गलीबल याद कैसे करोगे ये भाई साहब, जो देखो क्यूट से बने हैं गोलू बोलू, इनके हिसाब से याद कर लो। गलीबल, जो गोलू बोलू हो वो गलीबल होता है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या क्या है? पहला दिया हुआ है चाइल्ड लाइक, जो बच्चों जैसा हो, बहुत ईजी है याद करने में, चाइल्ड लाइक। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब क्रेडिबल वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसा। तो अगर इफ समबडी इज क्रेडुलस, इसका मतलब है कि वो दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है। तो क्या होगा? क्रेडुलस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड दिया हुआ वाइड आइड। देखिए दो बातें आती हैं, एक है वाइड आइड, नीचे दिया हुआ क्लियर आइड। अगर किसी की आईज वाइड हैं, ध्यान समझिएगा, अगर कोई बहुत वाइड एंगल से देखता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। वाइड आइड का मतलब एक जनरलाइज्ड वे में देख रहा है। तो जब आप किसी चीज को जनरलाइज्ड वे में देखते हैं तो आप एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या उसके प्रोज एंड कॉन्स को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या आप बहुत भोले भाले हैं, या आप बहुत मासूम हैं। तो वाइड आइड का मतलब क्या हुआ? कोई बहुत ही भोला भाला मासूम टाइप का बच्चा है, मासूम टाइप का इंसान है, तो वो वाइड आइड है। और ये कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, अंकल भी हो सकते हैं, आंटी भी हो सकती है, इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है। भोले भाले लोग हर एज में होते हैं, एनिमल्स भी भोले भाले हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है देखो नाइव। नाइव ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये बहुत बार क्लिक करेगा, कई बार ये इटरेट होगा आपके सामने। नाइव वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा और आप हर बार कंफ्यूज हो जाओगे नाइव क्या है। इसका एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। देखो एक बंदा होता है जो हेयर वगैरह ट्रिम करता है, शेव वगैरह करता है, उसको हम कहते हैं नाई। नाई, नाई कैसा होता है? जनरली माना जाता है कि जो नाई है वो बहुत चुगलखोर और बहुत चालाक टाइप का बंदा होता है, क्योंकि उसके पास सभी लोग आते हैं, ठीक है। और वो बहुत चालाक होता है, बहुत जबरदस्त फ्लैटरी करना जानता है ताकि उसके कस्टमर उसके पास हमेशा आते रहें। तो ये जो नाई होता है बहुत चालाक होता है। अब यही इसी चालाकी का उल्टा क्या हो जाएगा? नाइव, ठीक है, नाइव हो जाएगा। तो आप जब भी आप नाई को देखेंगे तो आपको याद आएगा चालाक, लेकिन आपको उसका उल्टा याद करना है। चालाक का उल्टा क्या होता है? भोला भाला मासूम। एक ऐसा नाई है जो जनरल नाई जैसा नहीं है, भोला भाला मासूम है। तो वर्ड क्या बन गया? नाइव, NAIVE, नाइव, राइट। अगला वर्ड देखो अनवेरी। वेरी करने का मतलब ये होता है जो बहुत ज्यादा वरी करता है, ठीक है। वरी का मतलब यह है कि परेशान की बात नहीं है। वरी मतलब हो जाता है कि व्यक्ति कोई परेशानी हो जाए, लेकिन वैरी वो होता है जो किसी भी काम को करने से पहले एक दो बार सोचता है कि ये हम काम करें या ना करें, ये कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। सो इफ यू आर वेरी अबाउट समथिंग, इसका मतलब है कि आप उस काम को करने से झिझक रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये काम किया जाए या ना किया जाए, राइट। इसको हम कहते हैं वैरी। जैसे आप वोट करने जाते हैं, अगर कोई कैंडिडेट जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आप उसको वोट करने से पहले एक बार वैरी करते हैं, यार इसको वोट दिया जाए कि ना दिया जाए, राइट। इसको हम कहते हैं वैरी। अब जो वैरी ना करे तो उसके आगे क्या लग जाए? अन। अन का मतलब नेगेटिव होता है, सिंपल। किसी भी चीज क्या अगर आप अन लगा दोगे इसका मतलब है कि इट इज डिवाइड ऑफ दैट थिंग, उसके बगैर है, ठीक है। तो ये होगा अनवैरी, मतलब जो वैरी ना करे। तो और जो वैरी नहीं करेगा वो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, भोला भाला होगा, मासूम होगा, क्योंकि उसको इतना ज्यादा इफ बट पता नहीं है, तो वो वैरी क्यों करने लगा। अब हम आते हैं इसके एंटोनिम्स पर। तो एंटोनिम्स पर देखो, भोला भाला मासूम का उल्टा क्या हो जाएगा? स्मार्ट। बहुत सिंपल सा वर्ड है, सबको पता है भाई, स्मार्ट हो गया। दूसरा देखिए क्रिटिकल। एक वर्ड दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल वर्ड, क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिक्स से रिलेटेड है क्रिटिकल। सो इफ समबडी इज क्रिटिकल, इसका मतलब क्या है कि वो हर बात में बाल की खाल निकालता है, हर चीज के पीछे सोचता है कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इस बात का, या इस पर्सन का एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है, या इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या होगा, इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स परिणाम हो सकते हैं। तो उस तरह के इंसान को कहते हैं कि क्रिटिकल। जरूरी नहीं है कि ये बुराई ही करे। क्रिटिक्स या क्रिटिसाइज करने को आप लोग समझ जाते हैं कि ये भाई बुराई करने का मतलब है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रिटिसिज्म का सिंपल मतलब होता है, क्रिटिसिज्म जनरली ऐसे कि ये लिया जाता है कि वो ऑनेस्ट होगा और अनबायस्ड होगा, उसमें प्रेजुडिस बिल्कुल नहीं होगी, भेदभाव पहले से नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं क्रिटिक्स ऐसी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है क्रिटिकल का मतलब कि हम एक बंदे के एकदम अगेंस्ट ही हो जाते हैं, या एक प्रिंसिपल के एकदम
अगेंस्ट हो जाते हैं और वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, तो वो क्रिटिसिज्म फिर नहीं रह जाता है। यहाँ पर क्रिटिकल होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दुष्ट है या चालाक है। क्रिटिकल का मतलब ये है कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से जांचता है, परखता है, ठीक है। तो ये भोला भाला नहीं है, मतलब समझदार है। यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब समझदार। नेक्स्ट वर्ड आता है, देखिए, उसको हम कहते हैं क्लियर आइड। जब आप क्लियर आइड की बात करते हैं तो क्लियर आइड का मतलब क्या होता है? एक वर्ड था वाइड आइड और दूसरा वर्ड दिया हुआ है क्लियर आइड। क्लियर आइड का मतलब क्या होगा? जिसकी आईज क्लियर है। क्लियर इन द सेंस कि मैंने वाइड आइड में बताया था कि वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्लियर आइड का मतलब क्या है कि वो बंदा एक जगह पर फोकस कर ले रहा है, राइट, एक जगह पर फोकस कर ले रहा है। ही इज क्लियर आइड। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वाइड आइड। ओके, तो ये हो गया क्लियर आइड। अब क्लियर आइड के बाद अगला वर्ड जो आता है दैट इज श्रीव्ड। ये बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे यहाँ पर नाई बहुत अच्छा वर्ड है, छोटा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी वर्ड है श्रीव्ड। इफ समबडी इज श्रूड, इसका मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। आप कह सकते हैं कनिंग है, ठीक है, कनिंग। लेकिन अब कनिंग में भी, कनिंग का जनरल जो वर्ड आता है हिंदी में, उसको हम कहते हैं चालाक, लोमड़ी जैसा चालाक है। लेकिन ये जो श्रीव्ड है भाई साहब, ये लोमड़ी जैसे चालाक नहीं है, ये बुद्धिमानों वाले चालाक हैं, ठीक है। ये जैसे चाचा चौधरी जैसे चालाक हैं, ये वो वाले चालाक हैं, ठीक है। ही और शी इज श्रूड। श्रूड का मतलब चालाक है, समझदार है, बुद्धिमान है। और अगला आता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल, ये स्केप्टिकल वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कई बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, पर आपको समझ में नहीं आता कि भाई स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है। देखो, स्केप्टिकल अगर कोई है, ये ऐसी क्वालिटी है, जो भी बंदा स्केप्टिकल होगा या जो भी बंदी स्केप्टिकल होगी, वो किसी भी चीज को लेकर के हमेशा आशंकित रहती है। उसको हर चीज को लेकर के आशंका रहती है, या कह लीजिए सशंकित रहता है। हमेशा उसको एक डाउट रहता है कि यार ये चीज सही है कि नहीं सही है, ये इंसान सही है कि नहीं सही है, ये जो पर्पस कह रहा है उसका क्या अंजाम होगा। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इसमें आगे जाऊं या ना आगे जाऊं, ये काम को मैं करूं या ना करूं। इसको कहते हैं स्केप्टिकल, राइट। जैसे कोई आपके घर में आया, कोई ऑफर दे रहा है, तो उस ऑफर को आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं इस ऑफर में क्या है, ये मुझे क्यों दे रहा है, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, कहीं ये कोई क्राइम का कोई ये प्लॉट तो नहीं है। इस तरह से जो लोग सोचते हैं वो स्केप्टिकल होते हैं, राइट। आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई बोल रहा है, तो आप 20 बार सोच रहे हो कि इसमें हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अगर आप इतना ज्यादा सोचते हैं, आपको डर लगता है कि इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कौन है? आप यू आर ए स्केप्टिकल पर्सन, फिर आप स्केप्टिकल हैं। तो यहाँ स्केप्टिकल का मतलब ये हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। और जो स्केप्टिकल होगा वो भोला भाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भोला भाला तो इतना सोचेगा ही नहीं। तो बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आई होप आपको ये वर्ड्स और वोकैब समझ में आ रही होगी, आप आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे। एक चीज मत भूलिएगा, ये जो मैंने वर्ड आपको स्केप्टिकल बताया हुआ है, ये स्केप्टिकल वर्ड जो भी आपका फ्रेंड, रिलेटिव इस तरह का है जो बहुत ज्यादा शकी किस्म का है, उसके नाम के आगे जरूर लिखिए। ऐसे ही वोकैब आपको लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तभी ये वर्ड्स आप सीखें। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है, अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो आज के ज़माने में इंग्लिश आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं तो कम से कम वर्ड्स तो आपको आने ही चाहिए, राइट। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पर्सनैलिटी को तो एनहांस करेगा ही, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी थोड़ा सा, आपका अंडरस्टैंडिंग का जो डायमेंशन उसको थोड़ा सा और वाइड कर देगा। आपको और मजा आएगा लोगों से इंटरेक्ट करने में, और आप हिचकिचाएंगे नहीं, शेम फील नहीं करेंगे, लोगों से दूर नहीं भागेंगे। तो कहीं पर बोलने को कह दिया जाएगा तो आप आसानी से बोल पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड्स वोकैबुलरी आती है, बहुत सारे पर्सनैलिटी टाइप्स को आप समझ पा रहे हैं अभी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। और नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है, देखो, गुस्सैल। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आपको भी बहुत गुस्सा आता हो। लेकिन अब गुस्से का मतलब क्या है? जैसे किसी ने कोई ऐसे काम किया, कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्टिविटी या एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है अचानक से, आप नॉर्मली गुस्सा नहीं करते हो, तो उस इंसान को गुस्सैल नहीं कहा जाता है, ठीक है। अगर रैंडम गुस्सा आ रहा है या किसी कोई ऐसा बहुत स्ट्रांग बेस है या रीजन है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सैल नहीं हो। गुस्सैल इंसान वो होता है जिसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाए, या उसको उसकी कहते हैं ना कि हमेशा उसकी वो नकचड़ा टाइप का हो, हमेशा तो गुस्सा ही रहता है, नाक पे गुस्सा रहता है उसकी। जरा से किसी ने कुछ भी खटपट की, जरा से किसी ने कुछ गड़बड़ किया, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया।
जैसे बॉस होते हैं कई जगह, कई कुछ डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस तरह के होते हैं, कुछ घरों में पापा ऐसे होते हैं एकदम गुस्सैल, कुछ जगह मम्मी ऐसी होती, कभी किसी का भाई, किसी के फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, राइट। तो हालांकि गुस्सैल इंसान को कोई फ्रेंड नहीं बनाता, ऐसे लोग नॉर्मली अकेले ही रहते हैं, पर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ज़रूर हैं, ठीक है। तो आप याद कीजिए आपके आसपास सबसे ज़्यादा गुस्सैल बंदा कौन सा है, उसका नाम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा करके उसके नाम के बगल में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैड टेम्पर्ड। हालांकि बैड टेम्पर्ड एक बहुत आसान वर्ड है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप बैड टेम्पर्ड लिखो। आगे कोई जितने भी देखो सिनोनिम्स में बढ़िया बढ़िया वर्ड दिए हैं, इसमें से कोई भी वर्ड आप सिलेक्ट करके लिख सकते हो, स्पेशली वो वर्ड जो मेरी ट्रिक से आपको याद अगर लगता है कि नहीं होगा। वैसे तो सारे मैं याद करा दूंगा, अगर आपको लगता है कि याद नहीं होगा तब प्लीज आप एक बार उसको लिख लीजिए। तो आप आगे आते हैं, देखो सिनोनिम्स पर, देखो इरिटेबल वर्ड दिया हुआ है, सबको याद हो जाएगा, जो इरिटेट हो जाए आसानी से, दैट ही और शी इज इरिटेबल, ये सबको याद हो जाएगा, ठीक है। इरिटेबल वो है जो आसानी से इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। दूसरा दिया हुआ एनॉयड, ठीक है। एनॉयड मतलब भी क्या होता है, जिसको गुस्सा आ रहा हो, जो ऑलरेडी गुस्से में हो, एनॉयड। टू एनॉय समबडी इज टू मेक समबडी एंग्री, किसी को एनॉय करने का मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। और एनोइंग एक वर्ड होता है, एनोइंग, इफ समथिंग इज एनोइंग की मतलब उसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है। अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं कि आपकी हरकतों पर लोगों को गुस्सा आता है तो यू आर एनोइंग, फिर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एक अनोइंग पर्सनैलिटी है। और जिसको गुस्सा आता है उसको क्या बोलेंगे, ही गेट्स अनॉयड, ठीक है। आगे आते हैं फ्यूरियस, देखो फ्यूरियस एक वर्ड दिया हुआ, आपने मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस, वो जो उसमें हीरो नहीं है, बाल सा हीरो है, इसके बाल कम है सर पे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फास्ट एंड फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्या है, फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भरा हुआ, फ्यूरियस, ठीक है, गुस्सैल है एक नंबर का, तो ये होता है फ्यूरियस। याद करिएगा फास्ट एंड फ्यूरियस याद कीजिएगा, वो मूवी में क्या होता है, बहुत सारे एक्शन सीन्स हैं, ठीक है, एक्शन मूवी है, तो एक्शन मूवी में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है लोग गुस्सा होते होंगे, तभी हो गया फ्यूरियस। आगे आ जाओ, देखो एक्रिड, एक्रिड का मतलब ये होता है जिसका नेचर थोड़ा सा, जिसकी स्वभाव जो है वो कड़वा टाइप का हो, कड़वाहट हो, कभी किसी से मीठी तरीके से बात ना करे, सीधे मुंह बात ना करे, हमेशा बात करते ऐसे किसी किसी ने डस लिया एकदम, जो जहरी खाता हो जहरी उगलता हो, ऐसे होते हैं ना आसपास, जब बोलते हो तो बिल्कुल जहर ही उगलते हो, तो इस तरह के जो जहरीले लोग होते हैं उनको कहते हैं एक्रिड, कि इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। ऐसे लोग जनरली अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होते हैं, इनको कुछ चाहिए होता है जो उनको नहीं मिल पा रहा है तो एकदम बौखला जाते हैं, हमेशा खौरिया रहते हैं दूसरों के ऊपर, इनको कहते हैं एक्रिड, ठीक है। याद करना चाहो तो आर हटा दो, एसिड, जैसे एसिड होता है क्या होता है, जिसके पड़ता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो गुस्सा भी ऐसे ही होता है, जिसको ऊपर आप गुस्सा करते हैं वो इंसान भी एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो एक्रिड से क्या याद करोगे कि ये, इसका एक और वर्ड होता है, इसे अगर खाने के सेंस में बात करें तो कहते हैं एसर्बिक, जैसे करेला है कड़वा होता है ना, तो ऐसे ही एक्रिड भी है। नेक्स्ट वर्ड आता है शर्टी, देखो कितना बढ़िया वर्ड है, कितना ट्रेंडी वर्ड है शर्टी, शर्ट तो आप सही पहनते हो, तो अगर कोई शर्टी होता है इसका मतलब क्या है, वो कौन है, अगर कोई शर्टी है इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। इफ समबडी शर्टी ही इज वेरी वेरी अनोइंग, बहुत ज्यादा गुस्सैल, ही गेट्स अनॉयड वेरी इजिली। तो आप क्या करोगे, आपका वो दोस्त, देखो अभी तक तो जो बनाए वर्ड वो सारे सारे इजी हैं, याद करने के लिए आसान है। शर्टी के ऐसा वर्ड है थोड़ा ट्रेंडी है, याद कर सकते हो। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव है या इवन आपके पापा मम्मी भी कोई हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो उनके नाम के आगे आप ब्रैकेट में शर्टी लिख दीजिए, राइट। तो शर्टी अगर लिख दोगे तो बार बार ये वर्ड रिवाइज होता रहेगा, तो मैं 2 ही 4 दिन में सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। आगे आते हैं, देखो दिया हुआ सैटरनाइन, सैटरनाइन देखो मैंने एक बनाया हुआ है आगे पिक्चर, भाई साहब का देखिए पिक्चर बनी हुई है, ये खड़े हुए हैं ब्रेवो मूड में, ऊपर देखिए इनको क्या, इनका नाम क्या है, इनको बोला गया है सैटरनाइन। ये कौन है, ये सैटर्न भाई साहब है। सैटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, सैटर्न को हिंदी में कहते हैं शनिदेव, और ये शनिदेव हैं। और शनिदेव का जब दिमाग खराब होता है तो कैसे हो जाते हैं, कहते हैं नहीं शनि का प्रकोप चल रहा है, तो शनि का अगर प्रकोप है इसका मतलब क्या कि आपकी बैंड बजी है, आपको बहुत सारी मेहनत करवाएगा लेकिन कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होगा। तो लोग अक्सर अपनी कुंडली दिखवाते हैं, कहते हैं शनिदेव प्रसन्न हो, है ना। हमारे यहाँ एक सैटरडे को अभी आता है, वो चिल्लाता है शनिदान, सुबह सुबह आकर के उसको शनिदान में मतलब कुछ पैसे, ये क्या बोलते हैं सरसों का तेल वगैरह देना पड़ता है, हो सकता है आप भी देते हो।
तो क्यों देते हैं? ताकि शनि देवता जो है वो थोड़े से प्रसन्न रहें। और सैटरडे को जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे लोग उस पर तेल चढ़ाते हैं। हालांकि ये प्रथा अच्छी नहीं है, उससे पेड़ को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन अब हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो टैबू बन गए हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। तो क्यों करते हैं? क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करना होता है, शनिदेव प्रसन्न हो। तो शनिदेव का मतलब जिसका कैरेक्टर शनि के जैसा हो, सैटर्न के जैसा हो, सैटर्न के जैसा हो, वो क्या होगा? सैटरनाइन। या अगर आपको नहीं याद हो रहा तो इसे याद कर लो, शैताइन। सैटरनाइन को आप याद कर लो, शैताइन। शैताइन कौन है? जो बहुत ज्यादा शैतान हो, बहुत ज्यादा गुस्सैल, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, राइट। तो गुस्सा भाई साहब देखो, ये भाई साहब तो गुस्से में है, सैटर्न है, क्योंकि ये हमेशा गुस्से में रहते हैं। शनिदेव बहुत ही ज्यादा गुस्सैल माने जाते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रकोप होता है, जो रैथ होता है इनकी, देखो नीचे वर्ड दिया हुआ रैथफुल, तो यहाँ रैथ का मतलब भी होता है प्रकोप। प्रकोप का मतलब क्या होता है? बुरा इंपैक्ट, जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करे, उसे भी कहते हैं रैथफुल, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो। रैथ का मतलब गुस्सा भी होता है, ठीक है। कोप कह लीजिए, कोप मतलब होता है, कोप हिंदी का वर्ड है, इसको मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। ऐसी दे आर इरेसिबल। इरेसिबल ही मतलब क्या होता है? ये जो भाई साहब इरेसिबल हैं, ये भी बहुत गुस्सैल किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म के इंसान है। देखो अब क्या बात आती है, यहाँ दो तीन वर्ड जिसमें है जो आपको याद करने में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, बाकी सबके ट्रिक्स हैं। एक वर्ड आएगा इरेसिबल और दूसरा वर्ड आएगा रैथ। तो रैथ मैंने कहा कि रैथफुल का मतलब में रैथ के नीचे आप लिख लो कोप, कोप या गुस्सा। तो अगर कोई गुस्सैल है, सो ही और शी इज रैथफुल। अब एक वर्ड आता है इरेसिबल, ठीक है। आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर दो तीन लोग ऐसे होंगे जो गुस्सा करते हैं। तो एक के आगे आप वो वर्ड लिख लो जो आप लिखना चाहते हो, इजी है, जैसे शर्टी लिख सकते हो, और एक के आगे आप लिख लो इरेसिबल। तो इरेसिबल से आपको हमेशा याद होगा कि ये भाई साहब गुस्सैल हैं। और उसकी डीपी में ये वाली फोटो लगा दो, देखो ये भाई साहब खोपड़ी जिनकी जली जा रही है एकदम, ये वाली फोटो लगा दो। तो ऐसे तुमको हमेशा याद रहेगा कि इरेसिबल का मतलब क्या है? बहुत ही गुस्सैल। और ये इतनी सारी वोकैब याद करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगी, 4-5 दिनों में सारी वोकैब आपको याद हो जाएगी, रिवाइज भी होती रहेगी। अब देखिए इनके एंटोनिम्स पर आते हैं। तो एंटोनिम इनका क्या दिया हुआ? काइंड। अगर कोई बैड टेम्पर्ड है, उसका एंटोनिम क्या होगा? काइंड, बहुत ही दयालु किस्म का। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो बहुत दयालु होगा, राइट। जैसे बुआ जी या चाचा जी या दादा या दादी, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। या कोई पड़ोसी अंकल आंटी जो बहुत ही दयालु किस्म के हैं, या कोई बाबा जी। दूसरा फ्रेंडली, ऑब्वियस सी बात है, अगर गुस्सैल नहीं होगा तो फ्रेंडली नेचर का होगा। हैप्पी है, ओके। कंटेंट, सेटिस्फाइड है। अभी मैंने क्या बोला था इसके पहले कि जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो तो जो उनको नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, हमेशा गुस्सैल रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट हैं, और ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो क्या होगा? वो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। देखो अब आ गया वर्ड एमिकेबल। एमिकेबल और एमिएबल, देखो कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड है। एक में सी लगा हुआ है और एक में सी नहीं लगा हुआ है, देखो कितने मजेदार वर्ड है, एमिकेबल और एमिएबल, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। एमिकेबल और एमिएबल दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली। एक ही जगह ये सारे मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एमिकेबल और एमिएबल दोनों मतलब कैसे हैं? दोनों ही वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडली, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर दिया कॉर्डियल। कॉर्डियल रिलेशंस मतलब क्या होता है? सौहार्दपूर्ण संबंध। सौहार्दपूर्ण मतलब क्या है? जहां पर ब्रदरहुड हो, ठीक है, जहां पर आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, भाईचारा हो, प्यार हो, तो उसे हम कहते हैं कॉर्डियल रिलेशंस हैं। तो इफ समबडी इज कॉर्डियल, इसका मतलब कि वो फ्रेंडली है नेचर में, ठीक है, फ्रेंडली है नेचर में, गुस्सैल नहीं है, अच्छा है। नेक्स्ट बात है पैसिफिक। देखो ध्यान से देखो, जहां जहां पीएसी लिखा होगा, पीएसी, पी यहां भी प्लेसिड है ना, पीएलए आ गया या पीएसी आ जाता है, इसका मतलब होता है शांत, श्रीन, कूल। तो अगर पैसिफिक आ रहा है, पैसिफिक की क्या क्वालिटी? उसका नाम ही इसीलिए दिया गया पैसिफिक क्योंकि वो सबसे बड़ा ओशियन है, पहला। और दूसरी बात है डीपेस्ट ओशियन है, तो उसमें जो वेव्स वगैरह रहती हैं वो बहुत ज्यादा, देखो पैसिफिक से सुनामी वगैरह, हरिकेन वगैरह कम आता है, राइट। इसीलिए उसको नाम दिया गया पैसिफिक, प्रशांत, जो हमेशा शांत रहता हो। तो इफ समबडी इज पैसिफिक, इसका मतलब कि वो कूल टाइप का बंदा है या कूल टाइप की बंदी है, हमेशा शांत रहती है, कूल रहती है। तो अगली बार जब कभी पैसिफिक ओशन की बात करोगे तो याद रखोगे क्या है इसका मतलब? इफ समबडी इज वेरी गुड टेम्पर्ड या कूल है, काम है, राइट। अगला वर्ड आता है प्लासिड। प्लासिड मैंने कहा पीएलए या पीएसी ऐसा कुछ वर्ड आए तो क्या समझोगे कि यहां पर ये कूल या काम वाला वर्ड कही जा रही है। तो प्लासिड का एक मूवी थी, उसका नाम था लेक प्लासिड,
हॉलीवुड मूवी है, नाम है लेक प्लेसिड। तो प्लेसिड क्या है? अब देखो लेक का नाम प्लेसिड है, क्यों रखा गया है? क्योंकि झील भी क्या होती है? झील से शांति है, झीलों को नॉर्मली शांत माना जाता है, तो वो नाम क्या रख दिया? प्लेसिड। हालांकि ये एक हॉरर मूवी है, ठीक है। तो प्लेसिड से आप लेक प्लेसिड से याद रखेंगे। प्लेसिड कैसी है? प्लेसिड का मतलब भी होता है शांत। ऐसी वर्ड होता है कंप्लेसेंट, सुना होगा आपने ना। आजकल देखो अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं उसमें, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। तो कंप्लेसेंट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा शांत ना हो जाइएगा ये सोच करके कि आप कोरोना नहीं रह गया। तो वहां पे देखो PLA आ गया है ना, PLAC करके वर्ड आ गया है। तो वही वही जो प्लैक वर्ड दिया हुआ वो रूट वर्ड है शांति के लिए, तो वहां पर कंप्लेसेंट भी वर्ड आ जाता है। तो वो भी वर्ड चाहो तो लिख सकते हो, कंप्लेसेंट, COMPLACENT, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? कि आप सेटिस्फाइड है अपने आप से, ठीक है। अगला वर्ड देखो जीनियल। जीनियल कैसा होता है? जीनियल भी मतलब होता है जो बहुत फ्रेंडली हो। इससे एक वर्ड बन जाता है कंजीनियल। कंजीनियल का मतलब जो आपस में बहुत मिलजुल कर रहे, जो आपस में बहुत मिलजुल कर रहे, उसे क्या बोलेंगे? कंजीनियल। और जनरली जीनियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, जो गुस्सैल ना हो, ठीक है, गुड टेम्पर्ड हो, इसका नेचर बहुत अच्छा हो। अगला वर्ड देखिए, आते हैं हम बात करते हैं अगले वर्ड की। देखिए अगले वर्ड भाई साहब दिए हुए नकचड़े या तुनक मिजाज। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं हर बात पे। आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होता होगा, खासकर बहनें बहुत ज्यादा नकचड़ी होती हैं, या मम्मी लोग भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं तो आसानी से मानती नहीं है। पापा लोग का गुस्सा बहुत नॉर्मल होता है, जैसे गुस्सा हुए और वैसे ही सही हो गए। लेकिन मम्मी लोग का गुस्सा थोड़ा अजीब होता है। सिस्टर्स का गुस्सा ऐसे ही होता है, गुस्सा हो गई तो हो गई, फिर वो शांत नहीं होने वाली हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है? नकचड़े हैं, तुनक मिजाज हैं, आसानी से खुश नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें चलेंगी, एक तो नकचड़े जिनको हर चीज में चिड़चिड़ाहट रहती नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और दूसरे होते हैं आसानी से खुश नहीं होने वाले, मतलब कि उनको हर चीज एकदम परफेक्शन चाहिए, अदरवाइज वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। जब तक चीजों में एकदम परफेक्शन नहीं होगा उनको शांति नहीं मिलेगी। उनको लगेगा नहीं, एवरीथिंग शुड बी वेरी डन वेरी परफेक्शनली, परफेक्टली। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं परफेक्शनिस्ट, ठीक है। तुनक मिजाज हैं, आसानी से खुश नहीं होने वाले हैं। तो क्यों नहीं खुश हो रहे हैं? क्योंकि इनको आपकी थोड़ी सी मेहनत से चैन नहीं है, इनको ज्यादा मेहनत चाहिए, अच्छा काम चाहिए। तो ये क्या है? ये परफेक्शनिस्ट है। देख लो वर्ड क्या, क्रिटिकल आ गया। सिनोनिम का मतलब क्रिटिकल मैंने आपको बताया था, जो कि बाली खाल निकालते हैं, एकदम जांच पड़ताल करते हैं, इनको हर चीज अच्छे से चाहिए। दूसरी है मेटिकुलस। मेटिकुलस बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। मेटिकुलस इज अ वेरी गुड वर्ड। कैसे याद करोगे? अगर कोई मेटिकुलस है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसने घर में कौन सा सामान किस जगह पर रखा है, और घर का जो सामान या पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, जो बुक जहां पर जैसी होनी चाहिए, जो काम जैसे होना चाहिए, वो वैसे ही करोगे तभी वो समझ जाएगा कि वो मेटिकुलस है। मेटिकुलस लोग अपने सामान को लेकर के बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि उसके अरेंजमेंट कितना अच्छे से किया गया है, ठीक है। अगर कोई मेटिकुलस है, उसको पता होगा उसे कौन सा कपड़ा कौन से ड्रॉर में रखा है, उसकी कौन सी बुक कहां पर रखी हुई है, उसका कौन से शू कहां रखे हुए हैं, सॉक्स कहां रखे हुए हैं, उसको सब कुछ पता होगा, क्योंकि उसने बहुत मेटिकुलसली हर चीज को अरेंज करके रखा हुआ है। सो इफ समबडी इज मेटिकुलस, दैट मीन्स ही और शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, और बहुत सिंसियर अपनी चीजों को लेकर के। अगला वर्ड आता है फिनिकी। फिनिकी लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दी खुश नहीं होते किसी से, इनको एकदम परफेक्शन चाहिए, इनको आप कह सकते हैं नकचड़ा, ठीक है। नकचड़े लोग क्या है? बहुत जल्दी फिनिकी हैं, आप इनको सनकी समझ लीजिए, ठीक है। एक्चुअली सनकी का मतलब एसेंट्रिक होता है, लेकिन फिनिकी याद करने के लिए आप इनको सनकी कह सकते हैं। सनकी लोग कैसे होंगे? वो जल्दी किसी से खुश नहीं होते हैं, उनको भी एकदम परफेक्शन चाहिए। अगर जितनी चाय में चीनी चाहिए, अगर उससे थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई ना, तो फिर वो खिसका देंगे, कब नहीं हमको ये वाला पसंद नहीं आया, दूसरा बनाओ। ये नमक थोड़ा सा भी ज्यादा है, थोड़ा सा भी कम हो गया, तो उनका मुंह बनने लगेगा, नहीं नहीं ये वैसे नहीं बना हुआ है, इसको हम नहीं खाएंगे, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं फिनिकी। अगला देखो वर्ड दिया स्क्रूपुलस। यार ये बड़ा अच्छा वर्ड है, स्क्रूपुलस। जो भी बंदा स्क्रूपुलस होता है, ये अच्छे समझिएगा, वो अपनी चीजों को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है, खासकर एक्शंस को, कामों को लेकर के। अगर आपसे किसी ने कोई काम करने को बोला है, तो वो काम जिस तरीके से किया जाना चाहिए, अगर उसी तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, तो कहा जाएगा कि दैट पर्सन इज स्क्रूपुलस। उसको भी हर चीज सबसे अच्छे से होनी चाहिए, तभी उसको शांति मिलेगी। और वो इंसान खुद भी सारे काम बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में करता है, बहुत अच्छे से करता है, रिफाइंड वे में करता है।
उसको हम कहते हैं स्क्रूपुलस। तो अगर कोई स्क्रूपुलस है, इसका मतलब क्या है कि वो हर काम को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में कैरी करता है और वैसा ही काम पसंद भी करता है। ठीक है, तो वो आपके काम को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट नेचर के होते हैं। इनको हर काम बिल्कुल क्या कहूँ कि परफेक्ट लेवल का अगर है तभी इनको समझ में आएगा, अदरवाइज इनको समझ में ही नहीं आएगा। अगला देखिए वर्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस, फास्टिडियस बहुत अच्छा वर्ड है, और फास्टिडियस लोग भी ऐसे ही होते हैं। इनको क्या होता है, इसको याद कैसे करोगे? इसका मतलब ये है कि मान लो घर पे कोई किसी ने तुमसे कोई काम कहा और तू वो काम अच्छे से नहीं कर पाया, तो उन्होंने व्रत रख लिया कि जब तक तुम ये काम अच्छे से नहीं करो तब तक हम आमरण अनशन कर देंगे। तो ये हो गया फास्टिडियस। ठीक है, तो फास्टिडियस मतलब कि जिनको आसानी से मनाया ना जा सके, या जिनको जो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हो, उनको हर काम बहुत ही अच्छे से आता पसंद हो कि अच्छे से ही किया जाए। तो मेटिकुलस, स्क्रूपुलस, फास्टिडियस। एक और वर्ड होता है उसे कहते हैं पंक्टिलियस, है ना, पंक्टिलियस वर्ड भी होता है, PUNCTILLIOUS। पंक्टिलियस वर्ड भी कई बार यूज किया जाता है इसके लिए, उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए मैंने उस वर्ड को यहाँ पर डाला नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर डाल दूंगा तो फिर बहुत बल्कि हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी वो वर्ड ज्यादा यूज करेंगे जो ज्यादा यूजेस में आते हैं, फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब हम आते हैं एंटोनिम्स पर। तो एंटोनिम्स का पहला वर्ड क्या है? इजी गोइंग, शांत बंदा, कूल है, ठीक है, जैसा है वैसा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। स्लॉपी, स्लॉपी का मतलब भी यही होता है कि उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वैसे स्लॉपी का मतलब जनरल इंग्लिश में दिया जाता है जैसे एकदम नर्क नर्क टाइप का बंदा हो, नरकी, साफ सफाई पे ध्यान न रखे, जैसा हो एकदम गंदा संदा पड़ा रहे, है ना, इसको स्लॉपी बोला जाता है। पर यहाँ पर आप स्लॉपी ऐसे भी समझ सकते हो कि स्लॉपी वो है जो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता। ऐसे लड़के होते हैं, लड़कों का जब तुम कमरा देखोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये इनके ऊपर स्लॉपी वर्ड बिल्कुल सूट करता है। एकदम सारी चीज़ें इधर उधर अनऑर्गेनाइज पड़ी रहेंगी। अनऑर्गेनाइज क्या कह लो, डिसऑर्गेनाइज कह लो, डिसऑर्गेनाइज पड़ी रहेंगी, उनको कुछ नहीं पता है कहाँ पर क्या है। मेटिकुलस तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, स्क्रूपुलस तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ जैसे करनी चाहिए वैसे तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो, बस उनका काम होना चाहिए कैसे भी करके, राइट। लड़कियां स्क्रूपुलस आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कपड़े पहनती हैं तो हर चीज़ मैचिंग की होनी चाहिए, जो चीज़ जैसे पहननी है बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में वैसे ही पहनेंगे। लड़कों को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो फॉर्मल्स में कहो स्पोर्ट शू पहन करके चले जाएं, ठीक है, कैजुअल्स में कहो फॉर्मल शू पहन लें, उनको कोई ज़्यादा परवाह नहीं रहती इस चीज़ की। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, स्लॉपी होते हैं, और जो इसके ऑपोजिट होते हैं वो स्क्रूपुलस होते हैं। अगला देखो लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या है? जो फ्लेक्सिबल है उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो कि क्या हो रहा है चीज़ें, हाँ ठीक है जैसी चीज़ें हैं कोई बात, नमक थोड़ा ज़्यादा है कोई बात नहीं, चीनी थोड़ी कम हो गई कोई इशू नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, ऐसे लोगों को बोलते हैं लीनियंट। आपने कोई गलती कर दी, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, ऐसे लोग होते हैं लीनियंट। फिर देखो ऊपर था क्रिटिकल, तो क्रिटिकल के उल्टे क्या हो जाएंगे भाई साहब, अनक्रिटिकल, ईजी है, याद करना भी आसान है। फिर फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने बताया, अगर इफ समबडी इज लीनियंट तो फ्लेक्सिबल तो वो होगा ही होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है, अगर कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है, देखो जैसे रबर है तो क्या फ्लेक्सिबल होती है ना, कि अपना जो उसका शेप है उसको बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं करती है, उस शेप से थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। तो ऐसे ही फ्लेक्सिबल लोग भी होते हैं, कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई प्रिंसिपल्स ऐसे बना लिए हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसे बना लिए हैं कि आप वो उसी पर बिल्कुल रिजिड रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज केयर फ्री, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है तो केयर फ्री, उसको परवाह नहीं है, जैसा भी है बढ़िया है, काम चलता है। तो ये वर्ड्स थोड़ा देख लीजिएगा, इसको अगर आप लिख लेते हैं कहीं पर, और दोस्तों के नाम अगर ऐसे हैं तो दोस्तों के नाम जरूर लिखिए, रिलेटिव्स के नाम जरूर लिखिए, ऐसे बिल्कुल नहीं भूलेगा। मैंने जब तैयारी करनी शुरू की थी, जब मैं इंग्लिश लर्न कर रहा था तो मैं ऐसे ही करता था, चीज़ों से रिलेट कर लेता था, सिर्फ इंसानों से नहीं, मैंने सामान के, नेचर के, गाड़ियों के, बहुत सारी चीज़ों के नाम से मैंने इंग्लिश सीखी है, और ऐसे ही आप भी सीख जाओगे, क्योंकि आपके आसपास एकदम फैले हुए कम्युनिकेशन, इंग्लिश के वर्ड एकदम बिखरे हुए हैं, लेकिन आप उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इसीलिए आपको याद नहीं होता, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाते हो। मैं वही चीज़ें आपको आसानी से रिलेट करवाऊंगा और आपको बिल्कुल क्लिक होगा कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसे याद हो सकती हैं, और मैजिकली आपको याद हो जाएंगी। 8-10 वीडियो जब आप देखेंगे तो पता नहीं कितनी सारी वोकैब आपको अनजाने में याद हो जाएगी, और आपको आप क्लिक कर लेंगे उसको कि हाँ ये तो याद हो गई, जितने सालों से हमको याद नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आप उसको आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अगला हमारा वर्ड कौन सा देखते हैं, चुगलखोर। वाह, अच्छा एक बात और मजे की है, चुगलखोर मैंने गूगल पर डाला और चुगलखोरों के लिए मैं पिक्स ढूंढ रहा था,
बैक बाइटर के लिए मुझे एक भी पिक ऐसी नहीं मिली इसमें लड़के बने हों। और बड़ी स्ट्रेंज बात है, शायद गूगल को भी पता है कि चुगली कौन करता है। मतलब ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं लड़का हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी चीज़ मुझे बहुत वियर्ड सी लगी कि नहीं गूगल में एक तो ऐसा फोटो डाल देते यार जिसमें लड़के भी आपस में चुगली कर रहे हैं। खैर, तो चुगलखोर, हालांकि लड़के भी चुगली करते हैं, ऐसा ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है कि लड़के चुगली नहीं करते, वही बहुत बड़े चुगलखोर होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, एक आसान सा वर्ड चुगलखोर के लिए जो हर इंसान को पता होना चाहिए, दैट इज बैक बाइटर। अगर आप बैक बाइटिंग करते हैं, पीठ पीछे चुगली करना, बैक बाइटर, क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब चुगलखोर हैं। डिट्रैक्टर का मतलब भी होता है चुगली करना। ट्रैक्ट मतलब है कि कोई इंसान अगर अच्छी रास्ते पर चल रहा है, अच्छा है, तो दूसरों को ये बताना कि वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, वो कुछ गलत कर रहा है, उसके बारे में बुरी बातें बताना, उसको डिट्रैक्ट करना, है ना। लोगों ने उसके बारे में जो ट्रैक्ट बना रखा है, जो मेंटेलिटी, जो विजन बना रखा है, उस उन लोगों को कंफ्यूज करना कि नहीं नहीं ये बंदा ऐसा नहीं, ये तो गंदा बंदा, ये तो नालायक इंसान है, अरे इसने तो ये किया, उसने तो वो किया। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, डिट्रैक्टर्स। ठीक है। अगला वर्ड है मेलाइनर। देखो जहां भी वर्ड आ जाए एम ए एल वर्ड जहां भी आ जाए उसको समझो ये बुरे के लिए कहा जाता है। ठीक है। बैड, मॉल का मतलब होता है बैड, सिंपल से समझना, बैड। जैसे मेलाइनर, मेलिग्नेंट, मेलेवोलेंट। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मेलेडी, मलेज, बहुत सारे वर्ड हैं इसके। उस पर हम रूट वर्ड्स पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो आगे बहुत इजी और भी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आप मिस कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेलाइनर वर्ड दिया, मेलाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया ना, जो मैला करे। सिंपल हिंदी में भी याद कर सकते हो, जो मैला करे। मैला कौन करता है, जाहिर सी बात है जो आपको पीछे आपकी बुराई करे, आपकी इमेज को मैला कर रहा है, मेलाइन कर रहा है, तो ही इज अ मलाइनर, राइट। अगला आता है डिफेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। ऑब्वियस सी बात, अगर आप फेमस हैं और आपके पीछे कोई जाकर के आपको डी कर रहा है, अगर किसी वर्ड के आगे डी लगा देते हैं ना, इसका मतलब उसका उल्टा हो जाता है, नेगेटिव वर्ड बन जाता है। लाइक जैसे कंस्ट्रक्ट, तो आगे लगा दिया डिकंस्ट्रक्ट, है ना, या डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्शन करना, उसका उल्टा हो जाता है। तो ऐसी फेम, फेम आगे लगा दिया डिफेम, तो मतलब क्या करेगा, ये बुराई करेगा आपका। फिर विलीफायर, विलीफायर, एक वर्ड आता है विली, विलीफाई, विली वर्ड का मतलब होता है ना बुराई करना। ठीक है, आपको नीचा दिखाना, आपके बारे में बुरा भला बोलना, विलीफाई करना, नीचा दिखाना। नीचा कौन दिखाता है, चुगलखोर दिखाता है। तो एग्जैक्टली आप इसको, ये वर्ड कई बार उन लोगों के लिए भी कहा जाता है जो बुराई करते हैं। ठीक है, तो अब बुराई चूंकि चुगलखोर भी करता है इसलिए उसके लिए भी ये विलीफायर वर्ड दे दिया गया है। फिर वर्ड आता है स्लैंडरर। स्लैंडरर का एग्जैक्ट वही मीनिंग होता है जो डिफेमर का है, मेलाइनर का है या डिट्रैक्टर का है। ठीक है, तो डिट्रैक्टर, मेलाइनर, डिफेमर, स्लैंडरर, ये एक मीनिंग हो गया। तो विलीफाई करने का मतलब ये होता है जो आपकी बुराई कर रहा है। हो सकता है कि वो चुगलखोर नेचर का नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी बुराई इसलिए कर रहा हो कि आपसे जलता हो, राइट। चुगलखोरी का मतलब ये नहीं कि कोई आपसे जलता ही है, चुगलखोरी एक बीमारी है और बहुत सारे लोगों को होती है। ठीक है, और लोग जान ही नहीं पाते कि उनको डिजीज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक और वर्ड दिया, लाइबलर। लाइबलर वर्ड होता है लाइबल, लाइबल, लाइबल मतलब भी होता है चुगली करना। ठीक है, चुगली करना। फिर दिया हुआ ट्रेड्यूसर। ट्रेड्यूसर की मतलब होता है चुगली करना। फिर डेनिग्रेटर, डेनिग्रेट अगर कोई करता है इसका मतलब आपको नीचा दिखाता है। क्या करता है, इफ somebody is denigrating you, demeaning you, detracting you, ठीक है, vilifying you, इसका मतलब है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है। तो डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना, डेनिग्रेट। ठीक है, या ऐसे कह लो डिक्रीज। फिर डेप्रिशिएट, देखो जहां सब जगह डी लगा हुआ है, डिफेमर, डेनिग्रेटर, डेप्रिशिएटर। ठीक है, एप्रिसिएशन का उल्टा है डेप्रिसिएशन, सीधे से ऐसे याद कर लो। अप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है, जो आपकी तारीफ करे। ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने, अप्रिसिएशन। ठीक है, तो अप्रिसिएशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, सिंपल। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड का तो आपने सुना होगा डेप्रिसिएशन से मशीन्स होती हैं, तो जब खरीदी जाती हैं तो कुछ दिनों के बाद में उनका वैल्यू घटने लगती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएटर कौन है भाई साहब, जो आपकी बुराई कर रहे हैं। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड देखिए, एंड इनके एंटोनिम्स पर आते हैं। देखो डिफेंडर, एक होता है डिट्रैक्टर, दूसरा उसका उल्टा कर, डिफेंडर जो आपको डिफेंड करे। एडवोकेट जो आपका पक्ष ले,
एडवोकेट का मतलब सिर्फ वकील नहीं होता है, एडवोकेट का मतलब होता है जो आपका पक्ष लेता है। एडवोकेट। अपहोल्डर, आप जो बात कह रहे हैं ना, आपका समर्थन करें। इफ यू आर अपहोल्डिंग समथिंग, अगर आप किसी चीज को अपहोल्ड करते हैं, अच्छे से समझना, अपहोल्ड करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। ठीक है, अगला आता है बिफ्रेंडर। ठीक है, बिफ्रेंडर आ जाता है। बिफ्रेंडर का मतलब भी क्या है, जो आपको दोस्त की तरह समझता हो। ठीक है, तो वो ऑब्वियस बात, आपकी बुराई तो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर विंडिकेटर, देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड है, विंडिकेट करना। विंडिकेट वाला समझिएगा जरा। एक विंडिकेटर वो होता है जब सारी दुनिया आपसे कह रही हो कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है, लेकिन एक ऐसा बंदा हो जो आपके साथ खड़ा होकर कहे नहीं, ये जो सोच रहा है वो सही है, भले ही पूरी दुनिया कह रही हो कि ये काम गलत है, फिर भी वो एक बंदा जो आपके साथ खड़ा है उसे कहते हैं विंडिकेटर। खासकर तब जब सारी दुनिया जिस बात को गलत कर रही थी वो सही प्रूव हो जाए। ठीक है, तब जो बंदा उसको सही कह रहा था उसको कहते हैं विंडिकेटर। क्लियर? तो चाहे सारी दुनिया आपकी बुराई करने में लगी हो, बैक बाइटिंग करने में लगी हो, लेकिन एक आपका दोस्त ऐसा जरूर होगा हु विल वर्क एज अ विंडिकेटर। आता है प्रेजर। प्रेजर माने जो आपको तारीफ करे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो इजी वर्ड हो गया, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अहंकारी। घमंडी है, स्वार्थी है, बहुत ज्यादा घमंडी है ये। ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी। देखो स्वार्थी और घमंडी एक्चुअली अलग अलग वर्ड्स हैं, पर अक्सर जो लोग घमंडी होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो लोग स्वार्थी हों वो घमंडी भी हों। तो इसमें हम तीनों वर्ड्स को लेकर के चलेंगे। मैं जो बारीक डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो अब इसमें आ गया ईगोइस्ट। तो सिंपल इंग्लिश का वर्ड क्या है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट से याद कर लो, ईगो। ईगो मतलब क्या होता है, अहंकार, सिंपल अहंकार। तो अगर कोई ईगोइस्ट है इसका मतलब कि भाई साहब अहंकारी। एक वर्ड याद कर लो ईगोइस्ट, और उससे सारे वर्ड याद आ जाएंगे। देखो अब सिनोनिम्स पे आते हैं। सबसे पहले दिया ईगोटिस्ट, ये थोड़ा याद रखना, यहाँ ईगोइस्ट में टी जोड़ दिया गया है तो क्या बन गया है, ईगोटिस्ट बन गया है। ईगोइस्ट वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अच्छे से डिफरेंस समझना, नहीं तो याद नहीं होगा। ईगोइस्ट वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको हर चीज अपने बारे में ही अच्छी लगती है, हर काम जो दुनिया में हो वो उसके अकॉर्डिंग हो, दैट इज एन ईगोइस्ट। ठीक है, दूसरा होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट भाई साहब के साथ क्या समस्या है कि ये सिर्फ अपने बड़बोले होते हैं। ये जब भी कहीं जाएंगे तो सिर्फ अपनी ही फेंकते रहेंगे, अपनी ही तारीफ करेंगे। मेरी गाड़ी सबसे अच्छी, मेरी वाइफ सबसे अच्छी, मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरा देश सबसे अच्छा। ठीक है, देश की चलो बात कर लेते हैं, वो देश वाला एक अलग वर्ड आ जाता है, उसको कहते हैं शिवलरी। लेकिन यहाँ पर ईगोटिस्ट की मतलब ये अपने पर्सनालिटी के बारे में बात करें, इनके सारे सामान, इनकी बॉडी, इनके रिलेशंस, इनका घर, इनकी गाड़ी, इनका बंगला, वही सबसे अच्छा है, और बाकी जो सारे हैं वो पानी कम है इनके आगे। इनको कहते हैं ईगोटिस्ट। ठीक है, फिर वर्ड आता है ईगो मैनियक। देखो जहां पर मैनिया आ जाए ना वर्ड, मैनिया वर्ड जहां पर आ जाता है तो मैनिया का मतलब सिंपल बात है कि एडिक्टेड हो गए। अब अभी भाई साहब एडिक्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो ईगो मैनियक मतलब ये है जिसको अपने बारे में सुनने की इतनी लत हो कि वो अगर कोई दूसरी बात करे तो वो उससे नाराज हो जाए, फ्यूरियस हो जाए, अनॉयड हो जाए, है ना, गुस्सा होने लगे वो, तो क्या करेंगे, वो होते हैं ईगो मैनियक। अगला वर्ड देखिए दिया हुआ स्वेल हेड। स्वेल हेड, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, सूजन, और हेड का मतलब सर। तो अगर किसी का सर सूज गया, जैसे रावण साहब थे, तो रावण का हेड बहुत बड़ा माना जाता है ना, रावण का पैर बहुत बड़ा था, सॉरी सर बहुत बड़ा था, और उसको दशानन भी कहते हैं बिकॉज ही हैड 10 हेड्स। तो वो स्वेल हेड हो गया। स्वेल हेड का मतलब अहंकारी, स्वेल हेड का मतलब 10 सरों वाला, रावण। जब भी स्वेल हेड की बात आएगी तो आप याद करोगे रावण को। अगला दिया बोस्टर। बोस्टर मतलब जो फेंकू टाइप का हो, है ना, सिर्फ अपनी बात करे, बहुत लंबी लंबी फेंके हुए हो गए भाई साहब, होते हैं बोस्टर। फिर ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियक कह सकते हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ईगोमैनियक जो होता है ना वो बीमार की लेवल तक हो जाता है, पागल, उसको बीमारी टाइप की हो जाती है। लेकिन ईगोसेंट्रिक लोग होते हैं ये अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर आप ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट वर्ड को मिला लीजिए तब ईगोसेंट्रिक बन जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं, कोई जिए कोई मरे उसको कोई लेना देना नहीं है, ये होता है ईगोसेंट्रिक। अगला आता है नार्सिसिस्ट। क्या आता है, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब यही होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, बहुत ज्यादा, यहां कह लो कि एकदम घमंडी हो जाता है। आप इसको ऐसे याद रखो, नार्सिसिस्ट।
है ना, नाजिसिस्ट जैसे नाजी था, हिटलर था, नाजीज्म है ना फाउंडर, तो हिटलर बहुत ज़्यादा घमंडी था, लेकिन बाद में क्या है इनका अंजाम हुआ, भाई साहब को सुसाइड करना पड़ गया। तो नार्सिसिस्ट वो लोग भी वही होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपनी बात करते हैं, सबसे उन्हीं का सब कुछ अच्छा, बाकी सबका सब खराब, ये होते हैं नार्सिसिस्ट। कोई ना कोई आपके संबंध में ऐसा रिलेटिव जरूर होगा जो घर आकर के अपनी तारीफ बहुत करता होगा बेवजह, कोई पूछो चाहे ना पूछो, लेकिन कोई ना कोई आंटी ऐसी जरूर होंगी जो आकर के बगल में आपके गाना गाने लगती होंगे, अरे मेरे बेटे ने तो ऐसा किया। खासकर जब रिजल्ट्स आते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट के या इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आते हैं या बच्चों की नौकरी लगती है, तो कोई अरे मेरे बेटे ने तो ऐसा कर लिया। पापा लोग भी बहुत कहते हैं यार गुप्ता जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, ठीक है, पापा लोग इतना नहीं करते, लेकिन आंटी लोग क्या करती है, वो अपने बच्चों की तारीफ दूसरों घर में करती हैं जाकर के। ऐसे लोग जो होती हैं इनको ईगोइस्ट कह लीजिए, ईगोटिस्ट कह लीजिए, ईगोमैनिक, ईगोसेंट्रिक, नार्सिसिस्ट कह लीजिए। क्लियर। अब आते हैं इनके एंटोनिम्स पर। एंटोनिम्स पर आ जाओ भाई। देखो पहला दिया हुआ ऑल्ट्रिस्ट। यार ऑल्ट्रिस्ट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, बहुत खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब ये होता है somebody who loves mankind, ठीक है, जिसको दूसरों का कल्याण करना पसंद हो, जिसको दूसरों की खुशी पसंद हो, जिसको दूसरों की भलाई पसंद हो, जो दूसरे लोगों को पसंद करता हो, इसे कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है। कोई ना कोई ऐसा जरूर आपके कंपनी में होगा जो इस तरह का होगा, उसके नाम के आगे ऑल्ट्रिस्ट रख दो, और ये कीवर्ड की तरह काम करेगा एंटोनिम्स में। अच्छे लोगों की पहचान, अगर अच्छे लोग हैं तो क्या हो जाएंगे, वो ऑल्ट्रिस्ट हो जाएंगे। जैसे वहां पर फिलैंथ्रोपिस्ट था, अभी बताया था ना, एक फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मिसएंथ्रोपिस्ट का उल्टा, ठीक है, तो मिसएंथ्रोपिस्ट का उल्टा होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट और ऑल्ट्रिस्ट में ये होता है कि ऑल्ट्रिस्ट वो बंदा है जो आपके साथ में सिंपैथी रखता है, एपैथी नहीं रखता है, ठीक है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, आपके साथ आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके पेन को समझता है, ये है ऑल्ट्रिस्ट। जबकि फिलैंथ्रोपिस्ट क्या करता है, वो अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरों की भलाई के लिए, सिर्फ पैसा देता है, इंटेंशन उसका भी होता है कि लोगों का कल्याण हो, ठीक है, लेकिन ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या है कि ये पैसा भी देगा और साथ ही साथ फिजिकली भी हेल्प करेगा, अच्छा सोचेगा भी आपके साथ, आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये ऑल्ट्रिस्ट होता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। फिर अगला देखो ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी, सबको मालूम है, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन तो ऑब्वियस सी बात है आप यू विल लव ह्यूमैनिटी। और फिर है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा, वेरी गुड नेचर्ड, ठीक है, डिसिप्लिन, बहुत ही गुड नेचर्ड है, मॉडेस्ट है। सेल्फलेस मतलब जो स्वार्थी नहीं है, अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचता है, सबके बारे में सोचता है, सेल्फलेस, ठीक है। ईगोसेंट्रिक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आप सेल्फ सेंटर्ड भी लिख सकते हैं, सिनोनिम में, ईगोइस्ट के सिनोनिम में आप सेल्फ सेंटर्ड भी लिख सकते हैं। तो उस सेल्फ सेंटर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्फलेस। जैसे यहाँ ईगो सेंटर, ईगो का मतलब ही होता है सेल्फ, जहां जहां ईगो लिखा हुआ है ना उसका मतलब ही होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब मैं, स्वयं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो अगर ईगो है ना सेल्फ सेंट्रिक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्फलेस। आसानी से याद हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, वी विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड देखो, वीर दिया हुआ है, वीर, बहादुर, साहसी। ऑब्वियस सी बात है आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो बहुत ज्यादा बहादुर होंगे, ठीक है। अब देखो बहादुरी के भी दो मतलब हैं, कई, एक बहादुरी वो है कि कोई बच्चा, प्रेसिडेंट मेडल देखो हर साल मिलता है ना, ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, स्टेट भी देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, और आर्मी में परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र वगैरह मिलते हैं। देखो अभी एक मूवी आई है शहनशाह, तो उसमें जो भाई साहब हैं बत्रा साहब, उनको परमवीर चक्र मिला था, शौर्य चक्र भी मिला था, कैप्टन मनोज पांडे को भी परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो ये सारे किस लिए मिलता है, ये सारा मिलता है ब्रेवरी के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि ब्रेवरी भी दो तरह की होती है। एक ब्रेवरी देखो मैंने यहाँ मधुमक्खी का छत्ता लगाया हुआ है, ये मधुमक्खी का छत्ता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्रेवरी समझते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में ईंटा मार करके, ठीक है, जो भागने में सबसे पहले कामयाब होगा वो बहादुर है, ठीक है। ये बहादुरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, जानबूझ करके रिस्क लेते हैं और उसके बाद में पानी के साथ बह जाते हैं या आसमान से गिर जाते हैं या पहाड़ों से गिर जाते हैं और मर जाते हैं, वो भी अपने आप को दिखाते हैं कि वो बहुत बहादुर है, पर मेरी समझ से वो बेवकूफ़ हैं, उसको बहादुरी नहीं कहते हैं। बहादुरी वो है जो दूसरों की भलाई के लिए करी जाए, या कम से कम अपनी भलाई के लिए किया जाए, सिर्फ एडवेंचर के लिए ना किया जाए, उसमें एक वेलफेयर का रीजन भी हो, ठीक है, बैकअप हो, उसमें वेलफेयर का पर्पज हो, एक जो दूसरों का कल्याण भी करे, दूसरों की हेल्प करे, उसको कहते हैं ब्रेवरी, राइट, जो सेल्फलेस हो।
एडवेंचर स्पोर्ट्स अपने मजे के लिए किया जाता है, तो उसमें आप सेल्फिश होते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली ब्रेव होते हैं तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में आप नहीं सोचते हैं। जैसे किसी नदी में डूबते हुए किसी इंसान को किसी बच्चे ने बचा लिया, किसी इंसान ने बचा लिया, तो वो ब्रेव है। अपने देश की रक्षा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए अगर आप टेररिस्ट का क्या कहते हैं, उनको क्लियर करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो आप क्या हैं, ब्रेव हैं। आए दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में रहता है आज ये शहीद हो गया, आज वो जवान शहीद हो गया, ये है एक्चुअली ब्रेव। ठीक है, तो अब आ गया, तो वीर बहादुर साहसी को क्या कहा जाएगा भाई? एक कॉमन वर्ड इंग्लिश में इजी है, ब्रेव सभी लोग जानते हैं कि ब्रेव का मतलब क्या होता है। अब ब्रेव जो होगा वो फियरलेस होगा, ऑब्वियस बात, उसको डर तो लगेगा नहीं, तो वो क्या होगा, फियरलेस होगा। फियरलेस, लेस का मतलब होता है ना होना, जिसके अंदर फियर नहीं है, फियरलेस। डेयर डेविल, दिल्ली डेयर डेविल्स एक टीम है आईपीएल में, याद कर लीजिए उससे, दिल्ली डेयर डेविल से याद करो। डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? जो बहादुर होता है, बहादुर मतलब डेयर डेविल। ठीक है, फिर ऑडेशियस, एक वर्ड होता है ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, तो ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, हिम्मत। तो जो ऑडेशियस है, जिसके अंदर बहादुरी है, हिम्मत है, वो क्या होगा? वो ब्रेव होगा। आप ऑडी से भी याद कर सकते हो, जब सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उनके बीच में एक गाड़ी खड़ी होती है, ऑडी, राइट? तो ऑडी खड़ी होती है, ऑडी कैसे खड़ी हुई? सीना ताने करके खड़ी हुई है, वो डर नहीं रही किसी से, तो वो क्या होगी? ऑडेशियस। देखो ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, एक्चुअली ऑडी का मतलब होता है लिसन। ऑडी का मतलब जो होता है जर्मन में, इसका मतलब होता है लिसन, सुनो। ठीक है, लेकिन ऑडी का लिटरल मतलब ये बहादुरी नहीं है, लेकिन याद करने के लिए, जैसे ऑडी है, सारी गाड़ियों के बीच सीना ताने खड़ी रहती है, ब्रेव होती है, वैसे ही ऑडेशियस है। ठीक है, नाउन क्या हो जाएगी? ऑडेसिटी। तो ऑडेशियस कौन होगा? ये एक्चुअली आई गलत हो गया, AUDACIOUS होगा, यहां पर थोड़ा टाइपोग्राफिक एरर हो गई है। अगला आता है वैलरस। ठीक है, वैलरस, वैलर का मतलब भी होता है बहादुरी, VALOR, वैलर, VA, वैलर, वैलर का मतलब क्या होता है? बहादुरी। इफ समबडी इज वैलरस, इसका मतलब क्या हो जाए कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है। अब ये वॉलरस मत समझना, एक वर्ड होता है वॉलरस, WALRUS। वॉलरस एक जानवर होता है जिसके आगे 2 दांत निकले रहते हैं बड़े बड़े से। ठीक है, वो वॉलरस नहीं, या ये वैलरस है। वॉलरस अलग है, ये वॉलरस अलग है, और ये वैलरस अलग है। क्या है? ये वैलर है, इसके अंदर बहादुरी है, तो ये वैलरस हो गया। इसी VA से आ गया वैलिएंट। क्या आ गया? वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब भी क्या होता है? जो बहादुर हो, जो बहादुर हो। फिर आ गया इंट्रेपिड। देखो इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? इंट्रेपिड वो हो गया जो किसी चीज से जिसको डर नहीं लगता है। ठीक है, इसको किसी चीज से डर नहीं लगता है। तो बहादुरी का एक मतलब तो ये होता है कि जैसे आप बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, आप बहादुर हैं, ठीक है, लेकिन इंट्रेपिड क्या होता है? इसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। जो लोग बहादुर होते हैं उनको किसी ना किसी से डर जरूर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। तो अगर आपको इन चीज से डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं। हो सकता है आपको डर लगे, नॉर्मल बहादुर लोग को भी डर लगता है, पर बहादुर लोग को उन लोगों से डर नहीं लगता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन बाकी चीजों से डर लग सकता है। जैसे कॉकरोच से लड़कियों को बहुत डर लगता है, कुछ लड़कों को सांप से, छिपकली से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो वो बहादुर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों से डर सकते हैं। लेकिन जो इंट्रेपिड होता है, इन भाई साहब की क्या क्वालिटी? इनको किसी चीज से डर लगता ही नहीं है। सांप, बिच्छू, ऊंचाई, गहराई, पानी, पहाड़, आकाश, इनको किसी चीज से डर नहीं लगता। ये बिल्कुल निर्भीक हैं। इनके लिए वर्ड बहुत अच्छा हिंदी में, उसे कहते हैं निर्भीक। इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है, निर्भीक वर्ड हो गया। तो ये हो गया इंट्रेपिड, बहुत अच्छा वर्ड है। जो भी निर्भीक इंसान होगा उसको कहेंगे इंट्रेपिड, अच्छे से याद कीजिएगा। अब आते हैं एंटोनिम्स की तरफ। देखो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है COWARD। अब इसको कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? लिखा रहता है कावर्ड, ठीक है, इसी को पढ़ते हैं कावर्ड, इसको पढ़ा जाता है कावर्ड। कैसे? देखो, कावर्ड, WORD, वार्ड नहीं है, कावर्ड, ऐसे पढ़ो, कावर्ड ऐसे पढ़ा जाता है, कावर्ड। तो कावर्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। ठीक है, डरपोक कावर्ड हो गया। फियरफुल, जो डरे। हॉरिफाइड, हॉरर मतलब होता है डर, टेरर, जो डरे, हॉरिफाइड। टिमिड, टिमिड लोग वो होते हैं ना जिनकी जरा से में जान निकल जाती है, जब सामने बस देख लिया है खट्टा खट्टा लड़का खड़ा हुआ, बस उतने में उनकी टाटा फिश हो गई, है ना, ये होते हैं टिमिड। बहुत इनकी जैसे बहुत छोटी सी जान, नन्ही जान जिनको कहते हैं, बहुत डर लगता है इनको, जरा से ठंडक लगी तो इनको लगा रहे हमको तो सर्दी हो जाएगी,
हमको तो चोट लग जाएगी, हम आगे नहीं आएंगे। ये इस तरह के टिमिड लोग होते हैं, डरपोक, जिनका दिल बहुत छोटा सा है, कलेजा बहुत छोटा सा, बहुत डरपोक होते हैं, इन्हें कहते हैं टिमिड। अपॉल्ड का मतलब क्या होता है? डरे हुए। ठीक है, अपॉल्ड, APALLED, अपॉल्ड का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, डिसमेड, डिसमेड का मतलब भी होता है डरा हुआ। डिसमे वर्ड है DISMAY। डिसमेड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई आपदा आ गई है, कोई डिजास्टर हो गया है, तो उस डिजास्टर में क्या हो, डिजास्टर के बाद जो लोग होते हैं उनके चेहरे पर जो डर होता है ना, उसको कहेंगे डिसमेड फेसेस। पीपल व लुकिंग एट द डिस्ट्रक्शन साइट विद डिसमेड फेसेस। लोग क्या कर रहे थे? डिस्ट्रक्शन साइट को देख रहे थे, चाहे भूकंप आया हो, सुनामी आया हो, किस तरह के? डरे हुए चेहरों से, डिसमेड फेसेस। तो डिसमे का मतलब क्या होता है? डरे हुए हैं। तो ये मीनिंग्स याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग अपने फाइनल वर्ड पर, और वो वर्ड हमारा है बदतमीज। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। बदतमीज है भाई साहब। अब देखिए बदतमीजी क्या होती है। अच्छा, बदतमीज की बात है ना कि बदतमीजी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे डायमेंशन है। कोई अगर भाई अपनी बहन की चोटी खींच लेता है वो भी बदतमीज है। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ देता है तो वो भाई साहब भी बदतमीज है। कोई अपनी नाक में जबरदस्ती उंगली कर रहा है, फिंगरिंग कर रहा है, तो ये भी बदतमीज हो गया। देखो भाई साहब जुटे हुए हैं। ठीक है, कोई अगर किसी को चुटकी काट ले रहा है तो बदतमीज है। किसी ने किसी की कॉपी किताब फाड़ दी तो वो बदतमीज हो गया। ठीक है, कोई अगर किसी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है तो वो बदतमीज हो गया। किसी ने किसी को आंख निकाल करके देख लिया तो वो बदतमीज होगा। तो बदतमीजी का तो अनलिमिटेड डायमेंशन हैं, राइट। इसीलिए अनलिमिटेड वर्ड है बदतमीजी के लिए। बहुत सारे वर्ड हैं, और बहुत सारे वर्ड उसमें क्वेश्चंस में, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, बदतमीजी और अच्छाई के लिए बहुत सारे वर्ड पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज, एक वर्ड ले लेते हैं इसका कॉमन वर्ड, जो सबसे ज्यादा आसान है बदतमीजों के लिए, वो है मैनरलेस। इनको मैनर्स नहीं है, शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है, मैनरलेस है। तो मैनरलेस कौन होता है? सिनोनिम्स देखिए, रूड। रूड मतलब क्या होता है? जिसको बात करने की तमीज नहीं। आप बात करेंगे तो बहुत बदतमीज से बात करेगा। और कई बार रूड बिहेवियर भी होता है ना। रूड बिहेवियर से आपका हाथ पकड़ेगा तो बहुत जोर से पकड़ लेगा, या आपसे कहेगा बैठो तो आपको धक्का दे करके बैठा देगा। तो इसे कहते हैं रूड। फिर है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड क्या होता है? सिविलियंस कौन होते हैं? जो समझदार होते हैं, मैनर्स जिनके अंदर होते हैं। अगर कोई अनसिविलाइज्ड बंदा होगा तो क्या वो जूते पहन करके पूरा गंदगी लेकर आपके घर के अंदर घुसता हुआ चला आएगा। कई लोग लड़के करते हैं ऐसा, मम्मी लोग बाद में कूटती हैं, वो अलग बात है। तो ये लोग होते हैं अनसिविलाइज्ड, इनको किसी काम करने की तमीज नहीं है, बिल्कुल जंगली हैं ये। अगला क्या? इम्पोलाइट। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है? मृदुता, स्वीटनेस। जब आप किसी से कोई बात करते हैं तो अगर वो स्वीट लेवल में आप बात कर रहे हैं तो कहेंगे आप बहुत पोलाइट हैं, आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पोलाइटनेस के साथ बात नहीं कर रहे तो क्या? इम लग जाता है। इम जो है ना, आप एक ध्यान से चीज देखिएगा, सिर्फ पी वर्ड अगर दिया एज ए पोलाइट दिया गया है, पोलाइट यहां पे लिखा हुआ है, तो हमेशा पी के आगे ही इम लगता है। इम्पोलाइट, इम्परफेक्ट, इम्पर्टिनेंट। अदरवाइज देखो अन लग जाता है, इन लग जाता है, डी लग जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। सिर्फ पी ऐसा वर्ड है इसके आगे इम लगता है। ठीक है, आपको किसी और वर्ड के आगे इम नहीं मिलेगा। इम्पोलाइट हो गया, इम नेगेटिव हो गया, पी के आगे इम लग जाता है। ठीक है, तो इम्पोलाइट को आप ऐसे समझ लीजिए इनपोलाइट या डीपोलाइट, जैसे आप समझते हैं। हालांकि ये वर्ड्स नहीं होते हैं, इम्पोलाइट ही इज द राइट वर्ड। इनपोलाइट का मतलब जो पोलाइट नहीं है, जो मृदु स्वभाव का नहीं है। फिर क्या? अनकूथ। कूथ देखो नीचे कहीं दिया होगा, कूथ का मतलब ये होता है जो बहुत ही अच्छा हो, स्वभाव से बहुत अच्छा हो, बहुत डिसिप्लिन हो, शिष्टाचारी हो, मैनर्ड हो, बहुत तमीजदार हो, तमीज वाला, उसे कहते हैं कूथ। तो जो कूथ नहीं है वो क्या होगा? अनकूथ हो गया। ठीक है, जैसे आंसर्ड, जिसका जवाब दिया। अनआंसर्ड मतलब जिनका जवाब नहीं दिया। तो अनकूथ का मतलब जो कूथ नहीं हो। कूथ का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा, शिष्ट। अगला वर्ड क्या आता है? अनग्रेशियस। अनग्रेशियस। ग्रेसफुल कौन होता है यार? ग्रेसफुल वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा शिष्ट होते हैं, जिनके अंदर ग्रेस होती है, शर्म है, हया है, दूसरों के लिए रेस्पेक्ट है, अपनी इज्जत है, उन्हें कहते हैं ग्रेसफुल लोग। और जो लोग ग्रेसफुल नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? अनग्रेशियस। उन्हें हम कहते हैं अनग्रेशियस। ठीक है। वल्गर। वल्गर लोग क्या है? जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जिनको बात करने की तमीज नहीं है, उन्हें कहते हैं वल्गर। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि वल्गर जोक्स मत पास कीजिए, वल्गैरिटी इज नॉट अलाउड अंडर द प्रोमाइसेस ऑफ द स्कूल। ठीक है, इसे कहते हैं वल्गर। बुरिश। बुरिश और चर्लिश एक ही मीनिंग है, नालायक, दुष्ट, उद्दंड, बदतमीज, मैनरलेस। ये लोग होते हैं बुरिश। बुरिश या चर्लिश,
तो सिर्फ बूरिश और चर्लिश ऐसे वर्ड हैं जिनको याद करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आपकी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बूरिश या चर्लिश होंगे। तो अगली बार जो भी आपके 2-4 दोस्त इस तरह के हैं, एक के नाम के आगे बूरिश लिख दो और एक के नाम के आगे चर्लिश लिख दो और उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कुछ भी मैसेज भेज दो, तो वो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। अभी जब उसका रिप्लाई आएगा तब तक तुमको फिर से याद हो जाएगा, अरे इसको तो हमने मैसेज किया था बूरिश चर्लिश करके, ये तुमको अपने आप याद हो जाएगा। फिर आता है एंटोनिम। देखो क्या है, पोलाइट होगा। इम्पोलाइट है तो ऑब्वियसली उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पोलाइट। कूथ है, कूथ का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी अनकूथ का उल्टा क्या हो जाएगा, कूथ। अनग्रेशियस का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। अनसिविलाइज्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड। पॉलिश्ड, अगर कोई पॉलिश्ड होता है ना तो बहुत रिफाइंड नेचर होता है उसका, उसका बिहेवियर बहुत रिफाइंड होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से बातचीत करेगा, बहुत सुलझा हुआ होगा, शिष्ट होगा। ही और शी वुड बी वेरी वेरी मैनरलेस, ठीक है, एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड, वेरी रिफाइंड। और कर्टियस क्या होता है, जो आपके द्वारा किए गए एहसान को मानता है। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई एहसान किया है या आपकी किसी ने मदद की है तो आप उसकी हेल्प को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, और उसके फेवर में बात करते हो, उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो, एडमिट करते हो कि किसी ने आपकी हेल्प की है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है कर्टियस। ओके, तो ये वर्ड भी देख लीजिएगा एक बार, और अभी हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आपको कितना आया है और कितना नहीं आया है, क्या वर्ड आपने सीखा है क्या नहीं सीखा है। एक तो ये सरप्राइज टेस्ट कह लीजिए। इस सरप्राइज टेस्ट में पहला वर्ड दिया हुआ, देखो क्वेश्चन ये जरूर आंसर करना, अभी अभी रिवाइज हो जाएगा सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ बुरिश। बुरिश का मतलब क्या मैंने बताया अभी, बुरिश का मतलब मैंने क्या बताया था, जो बहुत ज्यादा उद्दंड हो, नालायक हो, तो उसका उल्टा क्या होता है, सिनोनिम। सिनोनिम चाहिए बुरिश का। इसको आप इरिक्सम, इरिक्सम, इरिक्सम मतलब ये होता है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करे, चिड़चिड़ा बनाए। वो वर्ड्स मैंने इसमें नहीं दिए हुए, थोड़ा सा अलग वर्ड दे दिया है। देखो कूथ का मतलब क्या होता है, कूथ मतलब डिसिप्लिन। रेसिबल मतलब जिसको बहुत गुस्सा आता हो। परवर्ट का मतलब वो होता है जो स्पेशली सेक्सुअली थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स रखता है दूसरों के लिए, उसको परवर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, इर्कसम, जिसको देख करके आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो या इसका नेचर अच्छा ना हो। दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ग्लटनस। तो ग्लटनस का मतलब क्या होता है बताइए। ग्लटन मतलब होता है पेटू, बताया था ना, और पेटू के लिए वर्ड क्या था हमारा, वोरेशियस। अगला वर्ड देखते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड क्या दिया है क्वेश्चन का, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो मैनकाइंड से लव करता है, बताइए क्या वर्ड था, क्या बताया था उसको, क्या बताया था, इसे कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट, राइट, ऑल्ट्रिस्ट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया, अ पर्सन हु इज वैलियंट। वैलियंट मतलब बहादुर, क्या बोलेंगे उसको, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड बोला जाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इरेसिबल का ऑपोजिट क्या होगा। इरेसिबल का मतलब क्या बताया था, इरेसिबल का मतलब बताया था जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता हो, और जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उसका ऑपोजिट क्या होगा, देखिए एमिकेबल और एमिएबल। मैंने बताया था कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। जिसमें इनकरेक्टली मैच किया गया, गवर्नमेंट जो ज्यादा खाता हो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भूखी रहती है। फिनिकी, जिसको खुश करना आसान हो, ठीक है। इंट्रेपिड मतलब होता है फियरफुल, और चर्लिश मतलब मैनरलेस। आपको मालूम है कि बूरिश और चर्लिश क्या होते हैं, ये होते हैं मैनरलेस। लेकिन इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, फियरलेस, जो बिल्कुल ना डरे। यहां पर उल्टा दे देगा, फियरफुल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। इसको ये, दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फियरलेस, फियरलेस इसका होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। देखो 7 और 8 क्वेश्चंस, तो इनको सॉल्व किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली कौन सा मैच्ड है, वन हु इज अ माइजर, जो कंजूस होता है उसको कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट, या जो इसको आसानी से बेवकूफ बनाया जाए, वन हु इज इजिली फूल्ड, गलिबल, वन हु बैकबाइट्स, उसे कहेंगे स्क्रूपुलस, और वन हु इज वेरी लेजी, नाइव। वन हु बैकबाइट्स, स्क्रूपुलस, वन हु इज वेरी लेजी, नाइव। इसमें देखो पहला वाला वर्ड जो दिया हुआ है, माइजर, माइजर का उल्टा होता है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट माने जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे, और माइजर का मतलब क्या होता है, जो कंजूस हो, ठीक है। तो इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड।
इसमें सॉरी करेक्टली मैच्ड बताना आपको, मैंने गड़बड़ किया है। तो इसमें आपको करेक्टली मैच्ड में आप बताएंगे, इसमें एक ही वर्ड करेक्टली मैच्ड है और वो कौन सा दिया हुआ है, जो माइजर है स्पेंडिंग बिल्कुल गलत है ये। वन हु इज इजिली फूल्ड गलिबल, यही होगा वर्ड करेक्टली मैच्ड, जिसको आसानी से फूल किया जाए उसको गलिबल कहते हैं। जो वन हु बैक बाइट्स इसको स्क्रूपुलस नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज वेरी फियरफुल, इसमें इज लिखना भूल गए। वन हु इज वेरी फियरफुल, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता हो, क्या बोला जाएगा उसको, टिमिड। टिमिड इंसान जो होता है उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए इसमें क्या दिया, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज इल मैनर्ड। तो इल मैनर्ड के लिए अभी बताया बुरिश, चर्लिश, क्या हो जाएगा चर्लिश। हु इज अ विंडिकेटिव, मैंने बताया था विंडिकेटिव कौन होता है, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तब भी खड़ा रहे, या एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया भले ही खिलाफ हो जाए किसी कॉन्सेप्ट के, लेकिन उसको यकीन है कि ये बात मैं सही कह रहा था और ये बात सही है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, वन हु बिलीव्स व्हाट इज राइट इवन इफ अदर्स आर वेरी ऑफ इट। सो फ्रेंड, इस तरह से ये क्वेश्चंस थे। इसमें लगभग 120 के आसपास वो कैब मैंने आपको पढ़ाई है, समझाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला चैनल जो भी आए तो उसको वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और मैं बहुत सही तरीके से आपको वोकैब पढ़ाऊंगा, लाइवली एग्जांपल्स दे करके, रिलेट कर करके। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी, और ये तभी वीडियोस आपको मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, बाय बाय।